किरण, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सबको जो आज इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए आगे आए हैं। डॉक्टर किरण, आप और इस प्लेटफॉर्म ने 10 जनवरी को सुबह 10 बजे लोगों के साथ 10 कदम चलने की अगर ठान ली है तो हमारे लिए बिल्कुल बनता है कि हम इस सब्जेक्ट को पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं। सो 10th जनवरी 10 o'clock इन द मॉर्निंग, 10 स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिविटी इन मेंस हेल्थ। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ ये 10 कदम जो हम चलना चाहते हैं, जो डॉक्टर किरण आगे ले जाना चाहते हैं। मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में अपने डिपार्टमेंट, अपने ऑफिस में बैठा हूँ। यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी में पिछले 22-24 साल से जब से हम काम कर रहे हैं, हमें मालूम है इस शहर में जहाँ दिग्गज टीचर्स रह चुके हैं, अर्स्टवाइल डॉक्टर महेंद्र वत्सा, जिनको हम सबका सलाम है, डॉक्टर प्रकाश कोठारी, डॉक्टर रुपिन शाह, ये सब हमारे टीचर्स रह चुके हैं। इन सब के स्टेप्स, इन सब की टीचिंग्स में आज हम वहां जा चुके हैं जहां हम इस सब्जेक्ट में, मेंस हेल्थ में, यूरो एंड्रोलॉजी में लोगों को लेवल पे ले जाते हैं जहां उनको हम कंफर्टेबल रख पाए। तो मेंस हेल्थ में जहां पुरुष और स्त्री की अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्वेश्चंस और डिस्कशन होती है, जहां लोग आके डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सब्जेक्ट्स की मिथ्स को जरा ब्रेक करें, इनको शैटर करें। सो टू शैटर मिथ्स एंड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड लैक ऑफ नॉलेज, आई थिंक इस प्लेटफॉर्म का बहुत महत्व है। और डॉक्टर किरण, हम तैयार हैं आपको क्लिनिकली इसको आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह से बिल्कुल सर। और जितने भी डाउट्स हैं जो लोगों को होते हैं, जो शायद लोग पूछ नहीं पाते, आज ये सेशन को इंटरेक्टिव करने का एक और तरीका होगा डॉक्टर किरण की इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जिसको आपने बनाया है और जो हम आज सुबह डिस्कस करना चाहते हैं। जितने भी लोग इसे देख रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं एनोनिमसली, और वो एक तरह से इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं ताकि उनके क्वेश्चंस में डिस्कस हो सके बिना उनके आइडेंटिटी। जी बिल्कुल। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऑडियंस से कि आप जो भी अपनी समस्याएं हैं आप उसको हमसे शेयर कर सकते हैं, तो सो दैट वी कैन डिस्कस हियर विद आवर एक्सपर्ट। सो आई अगेन वेलकम यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट मेंस हेल्थ की बात विद डॉक्टर संजय पांडे सर के साथ। सो सर, सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन मिथ है या मिसकंसेप्शन है, आप इसको बोल सकते हो, जो है रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी, जिसमें आज तक ऐसे बहुत सारे कॉमन पीपल के माइंड में ऐसा डाउट है कि ये समस्या जो है, इनफर्टिलिटी की समस्या जो है, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से जुड़ी है और उसमें पुरुषों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी जैसी कुछ चीज होती ही नहीं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव और कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो सकता है। तो जहां तक देखा जाए, पुरुष और स्त्री दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है इस तरह के सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। इनफर्टिलिटी एक बड़ी वास्ट सब स्पेशलिटी है जो यूरो एंड्रोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। इनफर्टिलिटी के भागीदार दोनों पुरुष और स्त्री हो सकते हैं। ये माना जाता है साइंटिफिकली कि 30% कपल्स में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी अपने में ही पूरा कंट्रीब्यूट करता है। 20% में पुरुषों और स्त्रियों की कुछ खामियां होती हैं जो इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। इनफर्टिलिटी वो हुआ जिसमें शादी के 1 साल बाद भी दंपति का साथ रहना और सेक्सुअली एक्टिव होते हुए भी शायद एक बच्चे का जन्म न हो पाना, एक प्रेगनेंसी न हो पाना। तो इस तरह की कंट्रीब्यूशन जो सैडली नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो सकती है, वो पुरुषों के द्वारा और स्त्रियों के द्वारा मानी जाती है। ट्रेडिशनली हमारे इस देश में ये माना गया है कि औरतें ही इसके कारण रहती है, पर ये सच नहीं है। आपकी क्वेश्चन के द्वारा पुरुष भी इसमें शामिल रहते हैं। और सबसे कॉमन कॉजेज जो हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे उसमें सेमेन पैरामीटर्स का गड़बड़ होना, जिसमें लो सेमेन काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और ये सब चीजों की चेंजेस अंदर होते रहना और पता ना चलना। क्योंकि इनफर्टिलिटी वो एस्पेक्ट है जो सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्यों? बिकॉज एक पुरुष सेक्सुअली बिल्कुल केपेबल हो सकता है लेकिन इनफर्टाइल हो सकता है, बिकॉज उसके जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो शायद बहुत कम हो, बहुत केपेबल ना हो, शायद बिल्कुल ना हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में किसको एजोस्पर्मिया हो सकता है, एक भी शुक्राणु नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे सेक्सुअल एक्टिव हो सकते हैं। तो उनको अपने बारे में पता नहीं चलेगा जब तक इस दंपति का खोजबीन और इलाज हमारे गायनेकोलॉजी फ्रेंड्स या हमारे यूरो एंड्रोलॉजी फ्रेंड्स एक साथ ना करें। तो सेक्सुअलिटी और इनफर्टिलिटी दोनों कपल फिनोमेना है, इनकी इवैल्यूएशन एक साथ होनी चाहिए और इस तरह से हम अपना समय मिस न कर जाए। पुरुष इसमें उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली जितना अननोइंगली नेगेटिवली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके अंदर की डेफिशिएंसीज के। जी बिल्कुल सर।
इससे मतलब हम लोग को ये आज समझ में आया कि मेल ऑल्सो कंट्रीब्यूट, जिसमें पुरुषों का भी कंट्रीब्यूशन होता है मेल इनफर्टिलिटी की समस्या में। अगर ये ऐसी समस्या अभी भी है मेल और पुरुषों में, तो इसके कुछ उपाय भी होंगे, इसके कुछ दवाइयों से भी उपाय होते होंगे, या फिर कई टाइम पे कई जगह पे कभी सर्जरी भी करनी पड़ती होंगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक मिथ रहा है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी सिर्फ दवाइयों और पुड़ियों और दवाइयों से हो सकता है। ऐसा नहीं है सर। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जो हमने कुछ संक्षेप में डिस्कस किया, उसके दो पहलू होते हैं। एक तो वो है जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इनफर्टिलिटी है, और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज वो है जहां वीर्य निकलने में, सेमेन की डिस्चार्ज वगैरह में रुकावट है, और उन रुकावट की ट्रीटमेंट सर्जरी के द्वारा होती है। उन चीजों में रुकावट ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, कंजेनाइटल रुकावट के द्वारा, रुकावट इन्फ्लेमेशन के द्वारा हो सकती है। इस पूरे सेमिनल पैरामीटर्स और उनकी ट्रीटमेंट पहला। दूसरा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज जिसमें वीर्य बनता नहीं है या कम बनता है, या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या उस तरह की जो चोट पहुंचाने वाली जो टॉक्सिसिटी जो बॉडी में जा रही है, जो मॉडर्न पेशेंट के स्ट्रेस के द्वारा उनको इफेक्ट कर रहा है, इन सब चीजों के लिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट शब्द होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दवाइयाँ, पार्टनर्स को एक दूसरे को समझना, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना और पॉजिटिवली दवाइयों के साथ आगे बढ़ना। तो ये बहुत बड़ा मिथ रहा है कि हम सिर्फ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में ऑपरेट ही करते रहते हैं, या सिर्फ कहीं भी कोई दवाई किसी से ले ली बिना कोई एग्जामिनेशन के लिए और खा ली। तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत ही स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। इसमें सही स्पेशलिस्ट के पास जाना, एग्जामिनेशन होना, और उसके बाद सही ट्रीटमेंट का एल्गोरिथम जानना और फिर ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। तो जितने दंपति जो आज देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि शादी के 1 साल बीत गए और कई साल बीत गए और प्लान सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, तो इसमें दोनों इवैल्यूएशन होनी चाहिए। और अगर एक में या दूसरे में कारण निकला, बहुत बार कारण नहीं भी निकलता है, तब हम अलग चीजों की बात करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल कोई एक दवाई, कोई एक सर्जरी नहीं बनी जिससे मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो सिर्फ इस मिथ को ब्रेक करने के लिए कि आपने कहीं से कोई नीम हकीम दवाई खरीद ली, बिना एग्जामिनेशन कराए, बिना इवैल्यूएशन कराए और बिना आगे बढ़े आपने अगर कोई ऐसी दवाइयां खाना शुरू की और 1-2 साल, कई साल बिताते गए, तो शायद समय बीतता चला गया, हम जवान से कम जवान होते गए और अंदर में कुछ चेंजेस होती जा रही। तो इसे संभालने की जरूरत होती है। तो इसलिए दवाइयों को और सर्जरी का अलग रूप होता है और अलग रिक्वायरमेंट होती है। हम हर किसी को एक ही झाड़ू से साथ। राइट। इसका सार यही रहेगा कि मेल इनफर्टिलिटी जो समस्या है, इसका टाइम पे इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है, और उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो इसके अलावा और एक बहुत ही कॉमन मिथ है, जो मान लो टीनेजर्स के साथ बहुत कॉमनली वो सोचते हैं कि जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जब कोई इंटरकोर्स होता है, तो वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दर्द होता है, और उसमें पुरुषों को दर्द होने की चांसेस होते ही नहीं है। जैसे मान लो बहुत बार हम लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो ऐसा ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? भैया, तो ये एक मिथ है कि सेक्सुअल एक्टिविटी दरअसल प्लेजर के लिए हो रहा है। अगर उसमें पेन हो रहा है तो पेन आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। पेन के कारण होते हैं। अगर पुरुषों की बात, आज मेंस हेल्थ की बात हो रही है, तो पुरुषों में पेन के कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन पेन का कारण वो होगा जिसे हम फाइमोसिस कहते हैं। स्किन इतना टाइट है, जो नॉर्मल कंडीशंस में जो नॉन इरेक्ट शाफ्ट है, तो उसमें शायद हमें पता नहीं चलता, लेकिन इरेक्टाइल प्रोसेस के बाद वो स्किन अपने में टाइट दिखता है, और इतना टाइट दिखता है कि उसकी मूवमेंट नहीं होती है। तो पूरी कैपेबिलिटी जो क्वार्टर्स के समय यूजेबल होता है वो नहीं हो पाता। तो ये बहुत पेनफुल होता है, ये बहुत ही एंग्जाइटी लेवल तक पहुंचाती है। पहला। दूसरा, स्किन जो जिसे प्रेप्यूस कहते हैं, उसके इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, और इसलिए हाइजीन की बहुत ऊंची लेवल की रिक्वायरमेंट और डिमांड है, जो बहुत बार हमारे पुरुष मित्र भूल जाते हैं। तो हाइजीन, जैसे पूरे बॉडी की हाइजीन की डिमांड है, नीचे की भी हाइजीन की डिमांड हर दिन सुबह शाम होती है। तो वो हाइजीन मेंटेन करे तो शायद वहाँ इन्फ्लेमेशन ना हो, इन्फेक्शन ना हो, जैसे कोई और बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन्फ्लेम और इन्फेक्ट हुआ तो उस एरिया की एक्टिविटी में दर्द हो सकता है। तो ये बहुत कॉमनली देखा गया है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक बैलेनोपोस्टाइटिस। इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन प्रेप्यूस के एरिया में, जो इन्फेक्शन के कारण स्किन टाइट होता जा रहा है, ऐसी कंडीशन में दर्द हो सकता है। तीसरा, जो जिस डिजीज हम बहुत डील करते हैं, जिसमें मरीज पूरे भारतवर्ष और बाहर से आते हैं, जिसमें हम कुछ स्पेशल करेक्टिव ट्रीटमेंट और सर्जरीज करते हैं, जिसे पेरोनीज डिजीज कहते हैं। पेरोनीज डिजीज उस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें पेनाइल शाफ्ट में बेंड या कर्वेचर आ जाता है, और वो कर्वेचर पेनफुल होता है। तो किसी तरह से फाइब्रोसिस डेवलप हो रही है और ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो उसमें पेनिस बिल्कुल पेनफुल है, परफॉर्म करने के समय, इरेक्शन के समय, और बहुत बार मरीज भागता है। तो इस तरह से पुरुष की जो दुविधा है, जिसमें
एक तरह की फियर और एंजाइटी और पेन है, जो फिजिकल पेन है, वो पुरुषों में भी हो सकता है। और सबसे कॉमन कारण जो हम क्लिनिकली अपने क्लिनिक में मंडे टू सैटरडे देखते हैं, वो पहला तो मैंने कहा फाइमोसिस, जो लोगों को यूं नहीं दिखता जब तक इरेक्शन की प्रोसेस नहीं होती और जब केपेबल नहीं होते। दूसरा, बिकॉज उस समय वो स्टिमुलेटेड और चार्ज होते हैं। दूसरा, एक्यूट एंड क्रोनिक बैलेनोपोस्टैटिस, जो स्किन की इन्फेक्शन है। तीसरा, पेरोनीज डिजीज या पेनाइल कर्वेचर, जिसमें पेनफुल प्लाक डेवलप होता है। ये 3 कॉमन कॉजेज हैं पेनफुल सिचुएशन मेंस हेल्थ में। ओके, ओके। तो मतलब ये कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे पुरुषों को दर्द हो सकता है। तो एक बात आपने यहाँ पे जिक्र किया फाइमोसिस का। तो ये फाइमोसिस जो कंडीशन है, ये मतलब बचपन से होती है या फिर कैसे, मतलब आगे चल के डेवलप हो सकती है? क्या इसके कारण हो सकते हैं? क्या चीज है? तो फाइमोसिस जो शब्द है, वो बिल्कुल कंजेनाइटल शब्द को कही जाती है। तो ये कंजेनाइटली पेनाइल शाफ्ट एक स्किन से कवर होता है, जो बड़ी सेंसिटिव स्किन होती है, और जो बॉडी एक प्रोटेक्टिव स्किन, सोचे एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है उस कैप को, ग्लैंड को। और इस तरह से कुदरत ने इसे ऐसा बनाया है कि आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन है, एक कवर, हर चीज की एक कवर होती है, डायरी की कवर होती है, एक चिट्ठी की लिफाफा की कवर होती है। तो वैसे ये कवर सोच के चलें, और कुदरत ने इसे आपके लिए बना के दिया है। तो कुछ रिलीजन में इसे हटाया जाता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के द्वारा, पर ओवरऑल फाइमोसिस कंजेनाइटल टर्म है या कंजेनाइटल एक्टिविटी है, जिसमें एक स्किन शायद टाइट रह गया या टाइट है, या शायद इतना टाइट है कि वो नॉर्मली रिट्रैक्ट नहीं होता, उसकी रिट्रैक्शन हो नहीं पाती, पीछे पुल नहीं हो पाता, या तो नॉन इरेक्ट स्टेट में या इरेक्ट स्टेट में, और इसके कारण हाइजीन मेंटेन नहीं होती है। ये दर्द देता है, ये डिफिकल्ट करता है। ये बचपन में देखा जाता है, जब मदर अपने बच्चे की रिट्रैक्शन और सफाई कर रही होती है, और वहां से अगर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्फेक्शन को, या बिल्कुल बलून हो रहा है, तो इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। दूसरी तरफ फाइमोसिस शायद हर समय कंजेनाइटल ना हो, ये एक्वायर्ड भी हो सकती है। अभी एक्वायर्ड फाइमोसिस क्या हो, ये सिर्फ आपको जगाने के लिए कि ये कैसी बीमारी है, डायबिटीज, जो अनकॉमन बीमारी नहीं है इस देश में, शहर में। वहां पे क्या होता है, डायबिटीज में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के कारण ये प्रेप्यूज धीरे धीरे टाइट होता जाता है। हमें मालूम है कि 40 साल, 60 साल और 70 साल की उम्र में भी हम फाइमोसिस की ट्रीटमेंट या सर्जरी करते हैं। वो इसीलिए करते हैं बिकॉज एक एक्वायर्ड फाइमोसिस डेवलप हो रहा है। ये कैसे डेवलप हो रहा है? बिकॉज एक एक्यूट और क्रोनिक बैलेनोपोस्टाइटिस या एक इन्फ्लेमेशन, इसको बार बार इन्फ्लेमेशन होते होते ये एरिया टाइट होता जा रहा है। तो जो स्किन बिल्कुल प्लायबल था शायद एक जमाने में, या बॉर्डर लाइन था, वो शायद टाइट हो सकता है। तो नॉर्मली ये कंजेनिटल कंडीशन है, जन्म के साथ होता है, और इसकी नींद तब खुलती है जब शायद बच्चा स्कूल जा रहा है, या जब बैलूनिंग ऑफ प्रेप्यूस हो रहा है, या जब बहुत टाइट है, या जब अंदर में जब कचरा और गंदगी जम रही है, या इन्फेक्शन हो रहा है और बुखार हो रहा है। तो पेडियाट्रिक और एडोलेसेंट एज ग्रुप में हम इन्हें ऑपरेट करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब बच्चे स्कूल कॉलेज पास करके जब सेक्सुअल एक्टिविटी में आते हैं, तो वो पता चलता है कि हमारी ऑर्गन ग्रो कर रही है, उसके साथ स्किन ने ग्रो नहीं किया, ये स्किन टाइट लगता है, तो वो अपने वो केपेबल नहीं पाता। तो 18 से 25 और 30 साल की उम्र में बहुत से लोग आते हैं जो शायद शादी के आसपास और पार्टनरशिप के आसपास जा रहे हैं। और उसके बाद जो एक्वायर्ड फाइमोसिस की जो मैं बात कर रहा था, वो इसलिए मैंने ये शब्द यूज किया बिकॉज 50, 60, 70, 80 साल के लोगों को भी हम सर्कमसिजन की ट्रीटमेंट करते हैं, और करते इसीलिए हैं कि उनमें स्किन इतना टाइट हो गया कि वहां कचरा जम रहा है, पस जम रहा है। और बहुत बार आप मानिए कि नीचे इस बेड पे जब मैं मरीज को एग्जामिन कर रहा होता हूँ, या पुरुष को मेंस हेल्थ के लिए एग्जामिन कर रहा हूँ, वहां स्किन इतना टाइट है कि मैं बोलता हूँ आपको डायबिटीज तो नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा जरा ब्लड शुगर टेस्ट करें, पता चला आपको डायबिटीज है। तो डायबिटीज की जो डायग्नोसिस ब्लड शुगर से की जाती है, वो बहुत बार एक पुरुष को एग्जामिन करते हुए पता चल जाता है। जिस तरह की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की पिक्चर, जिस तरह पस डिस्चार्ज हो रहा है और इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा है, वो कॉमनली एक एक्वायर्ड फाइमोसिस, बैलेनोपोस्टाइटिस, रिकरेंट बैलेनोपोस्टाइटिस और टाइटनेस। सो सर, आपने अभी एक डिस्कस किया इसके बारे में कि फाइमोसिस की क्या ये बस सिर्फ कंजेनाइटल बात नहीं है, इस कोई भी उम्र में, कोई भी एज में हो सकता है। और इसके दौरान आपने एक वर्ड यूज किया सर्कमसिजन का। तो ये सर्कमसिजन के बारे में भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है, मिथ्स है, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स है। एक डाउट ऐसा रहता है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि सर्कमसिजन जो है वो सबके लिए होना चाहिए, मतलब सबके लिए होता है। तो ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा सच नहीं है। अमेरिका में ये हो रहा है कि सर्कमसिजन हर किसी को कराई जा रही है, पर ये सच नहीं है। देखिए, सर्कमसिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर देखा जाए तो कुछ कम्युनिटीज में, जिसमें ज्यूइश कम्युनिटी में जन्म के पहले दिन, और मुस्लिम कम्युनिटी में साल के पहले साल में एक रिलीजियस सर्कमसिजन की जाती, जो बहुत ही हेल्दी और इफेक्टिव और सेफ प्रैक्टिस रही है उन दोनों कम्युनिटीज में, जो जिसको जो सराहनीय है, जो बिल्कुल पार्ट ऑफ द सिस्टम। लेकिन अगर देखा जाए तो मेडिकल रीजंस के द्वारा अगर हम सर्कमसिजन कर रहे हैं, तो सर्कम सबके लिए नहीं है। कोई भी आकर के बोलेगा मेरे को ये छोटा करना है, बड़ा करना है, तो नहीं हो सकता। उसकी कुछ रीजन होती है, क्योंकि हम किसी को ऑपरेट कर रहे हैं मेडिकली। तो मेडिकल रीजंस के लिए अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं और सर्कमसिजन कर रहे हैं, तो उसके इंडिकेशंस होते हैं।
कोई भी सर्जरी की, कोई भी ट्रीटमेंट की इंडिकेशन होती है, और इस इंडिकेशन में ये सबसे कॉमन है कि स्किन बहुत टाइट है। तो बचपन में बच्चों में, छोटे बच्चों में रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन, 6 महीने का बच्चा, 6 साल का बच्चा, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, और मदर बताती है कि स्किन बिल्कुल बलून हो जाता है, यूरिन खुल के नहीं आता, मतलब बहुत ही टाइट है। उस कंडीशन में बार बार फेब्राइल इन्फेक्शन होने के कारण हम सर्कमसिजन करते हैं, तो 10 गुना इन्फेक्शन को कम करा सकते हैं। तो वो एक अलग ही पहलू है, 10 गुना इन्फेक्शन कम हो जाती है उस बच्चे में। आगे बढ़े और स्किन बहुत टाइट है और बेलूनिंग और प्रेप्यूस हो रहा है, तो उसे हटाएं ताकि फिर यूरिन खुल के आए, वहां यूरिन ना जमे और इन्फेक्शन ना हो। तीसरा, जब हम उस उम्र में देख रहे हैं जहां 15 से 25 साल की उम्र में लड़के आते हैं और बोलते हैं, क्योंकि उनको उसमें एडोलेसेंस हो रहा है, हार्मोन की चेंजेस हो रही हैं, और उस समय अगर उनका शैफ्ट ग्रो कर रहा है पर स्किन उसके साथ साथ मैच नहीं कर रहा है या कवर मैच नहीं कर रहा है, तो आपका कंटेंट बड़ा है और आपकी कवर छोटी है, तो फिर वो मिसमैच है, और उस मिसमैच के लिए ये सर्जरी की जाती है, जिस समय हम बेसिकली एक कॉस्मेटिक और फंक्शनल सर्जरी कर रहे हैं। याद रखिएगा, सर्कमसिजन एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉस्मेटिक और फंक्शनल सर्जरी है। मरीज को आप जितने भी ऑपरेशन बदन के अंदर करते हैं, वो ब्रेन की हो, हार्ट की हो, लंग्स की हो या पेट की हो, जो मेरे जहन में जितनी रोबोटिक सर्जरीज और हम अंदर की सर्जरी करते हैं, मरीज को पता नहीं चलता, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गन है जो मरीज को दिखता है। तो एक तरफ वो फंक्शनैलिटी चाहता है, दूसरी तरफ वो एक कॉस्मेसिस चाहता है। तो ये अपने में एक हल्का सा प्रेशर है कि हम वो सर्जरी करें जिसमें मरीज को पहले समझाएं और उसके बाद दोनों चीजों को साथ साथ लाने की कोशिश करें, कॉस्मेटिक और फंक्शनैलिटी। तो ये सबके लिए नहीं होता, इसकी खास इंडिकेशंस होती हैं, और उस इंडिकेशंस के बारे में हम गौर कर रहे हैं। मैंने ये भी बताया कि उन बुजुर्गों में जो डायबिटिक है, और जिनको रिकरेंट बेलनोपोस्टैटिस के कारण बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, और इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट चल रही थी, जब मेरे पास आए और हमने जब जांच किया तो देखा, अरे ये स्किन तो बिल्कुल टाइट पड़ा है, बंद पड़ा हुआ, अब इसके थ्रू यूरिन कैसे पास करते हैं, मतलब वो सीट बना हुआ है, वहां बैक्टीरिया पनपते हैं और उसकी ट्रीटमेंट चले जा रही है। तो इस समय ये एक्वायर्ड फाइमोसिस की सर्कमसिजन होती है। तो डायबिटिक लोगों में सर्कमसिजन बन जाती है, बिकॉज उनका ये अनदेखा रखना कि उनकी सफाई मेंटेन नहीं हुई, स्किन धीरे धीरे टाइट होता जा रहा है, डायबिटीज कंट्रोल बाहर जा रही है, तो ये एक अलग ही पहलू होता है। यंग लोगों में अलग पहलू होता है। दंपति शादी के बाद बहुत बार आके बताते हैं कि अब हम सेक्सुअली एक्टिव है, हमारा ये स्किन बहुत टाइट है। इन सब चीजों के लिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मिथ बस्ट करने की जरूरत है कि सर्कमसिजन मेडिकली, रिलीजियसली तो कम्युनिटीज के लिए है और बिल्कुल वो प्रथा बनी हुई है, और उसको उसके बारे में डिस्कस ही नहीं हो सकता। लेकिन मेडिकली अगर एक सर्जन, एक यूरोलॉजिस्ट, एक एंड्रोलॉजिस्ट अगर सर्जरी कर रहे हैं, तो उसकी रीजंस होते हैं, और ये सबके लिए नहीं। ओके ओके। सो आपने जो अभी बताया कि ये जो सर्कमसिजन का प्रोसीजर होता है वो सिर्फ कुछ केसेस में ही जरूरी है और कुछ टिपिकल इंडिकेशंस में ही जरूरी है। तो इसके रिलेटेड, सर्कमसिजन के रिलेटेड भी और कुछ मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है कि अगर आप किसी पेशेंट का सर्कमसिजन कर दो तो वो पेशेंट को सेक्सुअल प्लेजर को जो वो फील करता था पहले, वो अभी कम हो जाएगा। ऐसे कुछ डाउट्स है। ऐसा सच नहीं है, ऐसा सच नहीं। अगर आप पेशेंट के बारे में सोचे जिसको हमने सर्कमसिजन की ऑपरेशन की इसलिए क्योंकि वो सेक्सुअली प्लेजरेबल नहीं था, उनको पेन था, उनकी स्किन टाइट थी, एक तरह की अगर देखें तो फिजिकल मुश्किल तो थी कि स्किन प्लायबल नहीं था, स्किन टाइट था, और वो एक फिजिकल प्रॉब्लम था। मेंटली वो एक फियर में थे, एक एंजाइटी में थे, एक एगनी थी, एक एंग्विश थी, किसको बताएं, एक डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस था। इन सब चीजों को, फियर, एगनी, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट और डेस्परेशन, इसको भी तो खत्म कर रहे हैं। मानसिक तरह से एक आदमी बिल्कुल एक एंट्रैप्ड है, बिकॉज एक स्किन में एक ग्लैंस पेनिस को एंट्रैप कर रखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो दो चीजों को आप अचीव कर रहे हैं सर्कमसिजन से। एक तो उनकी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, जिसमें वो स्किन और टाइट नहीं रहा, वो दर्द नहीं हो रहा है, और ये अच्छा खासा प्लायबल हुआ फिजिकली, और मेंटली वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए कि अब ये हमें तंग नहीं करेगा। तो सेक्सुअल प्लेजर लेके नहीं जाता, पर स्किन की अपनी सेंसिटिविटी होती है। सर्कमसिजन एक बड़ा ही मेडिकली डिबेटेबल सब्जेक्ट रहा है उस जमाने में, लेकिन आज के जमाने में विद प्रॉपर मेडिकल इंडिकेशंस जो हम करते हैं, मेरा सचमुच ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये आज आपके जितने भी ऑडियंस हैं जो संडे को 10 जनवरी को 10 बजे सुबह हमारे साथ मिलने आए हैं, उनको ये पता हो कि सर्कमसिजन एक बहुत ही प्लान सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक और फंक्शनल सर्जरी होती है। हम जब ये करते हैं तो उनकी ऑर्गन्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसमें सेक्सुअल प्रेशर जाता नहीं। ऑब्वियसली ये है कि रिकवरी पीरियड होती है, और हर किसी की रिकवरी माइंड और बॉडी में है, वो रिकवरी होने के बाद लोगों को अच्छा लगता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि प्लेजर हट जाती है, ये सच में। थैंक यू सर। सो जैसे मतलब सर्कमसिजन होता है सर, जैसे आपने कहा कि सर्कमसिजन इज एक छोटा सा सर्जरी है, तो जैसे सर्जरी का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक रहता है कि मान लो कोई सर्जरी होता है तो उसके बाद बहुत पेन होता है। तो वो कंडीशन क्या इसको भी लागू होती है? जैसे सर्कमसिजन के बाद पेशेंट को ड्यूरिंग सेक्सुअल कोर्स उसको बहुत पेन होगा
और वो फिर सेक्सुअल प्लेजर नहीं ले पाएगा, ऐसे कुछ चीज है? डॉक्टर साहब ऐसा सच नहीं है। देखिए सर्जरी पेशेंट की जगह जगह हो सकती है। लोकल एनेस्थीसिया में हम जो ऑपरेट करते हैं वो सब पेशेंट्स को जनरल एनेस्थीसिया में या स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट जब ऑपरेशन टेबल पे है तो यूं ही घबरा सकता है। वो बिल्कुल एक तरह से तो वीआईपी बना हुआ है और ऑपरेटिंग टेबल पे और इर्द गिर्द सारे डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट और सारे टेक्नीशियंस उनके लिए उनका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन एंग्जाइटी लेवल कम करने के लिए नॉर्मली एनेस्थीसिया में होती है, तो उस समय दर्द और पेन नहीं होता। नंबर वन। ऑपरेशन के बाद कोई भी सेंसिटिव एरिया, याद रखिएगा हम सेंसिटिव एरिया की बात कर रहे हैं। हम बाल काटने और नाखून काटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सेंसिटिव एरिया की बात कर रहे हैं। और उसकी जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, उस ट्रीटमेंट को संभाल के रखने के लिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि हम पहले लोगों को समझाएं, उनको बताएं कि हम आपको क्या देने वाले हैं। हम आपको देने वाले हैं एक प्रॉब्लम से छुटकारा, और साथ ही ये करते वक्त हम आपको हैंड होल्ड करने वाले हैं और आपको इंप्रूव करने वाले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं लोगों को पहले समझाना जरूरी है। अगर आपने काउंसिल किया तो आपने कोई ऐसा चीज किया तो भी मरीज समझता है, तो समझाने की बहुत जरूरत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि इतनी लैक ऑफ नॉलेज है। जो जिस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे को पूछ रहे हैं, जो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस आ रहा है, और मैं बहुत खुश हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम आज आपके प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर पा रहे हैं। एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण जिस तरह की नॉलेज है उसमें ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है कि मरीज को हम एक बार में बिल्कुल सब कुछ समझा पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनएडिक्वेट नॉलेज, इनएडिक्वेट आइडिया अबाउट एनाटॉमी, अबाउट पोजीशंस, अबाउट कैपेबिलिटी हम लोगों को अपने टेबल पे बातचीत और डिस्कशन और एग्जामिनेशन के समय समझाते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि ऐसे कंडीशन में हम नॉर्मली मरीजों को समझाते हैं कि दर्द जो है वो एक सर्जिकल फिनोमिना है जिसकी दवाइयां होती हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव ऑर्गन है। धीरे धीरे ये इंप्रूव करता जाता है, और जैसे जैसे इंप्रूव करता जाता है कुछ दिनों में आप केपेबल होते हैं। मेरे को मालूम है हम जो सर्कमसिजन यहाँ करते हैं, अगले दिन पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट से रह सकता है। डिस्कम्फर्ट उस रात और कुछ रात रह सकता है, बिकॉज रात को जब इरेक्टाइल प्रोसेस होती है, जब आप सो रहे होते हैं और आरईएम स्लिप में जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं रात को बहुत दर्द हुआ, मेरी नींद खुल गई, एक दो ड्रॉप खून भी शायद आ गया। तो ये शुरुआत में ये देखने को मिलती है कुछ लोगों के साथ, पर ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिकवरी है। तो अगर आपने अपने मरीज को पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिकवरी अच्छे से समझाया, तो शायद सर्कमसिजन वो सर्जरी है जो इसको उनको इस प्रॉब्लम से निकालते हुए फिजिकली और मेंटली केपेबल बनाता है। तो मेरा मानना है कि सर्कमसिजन अपने में पेनफुल सर्जरी नहीं है। वो सर्कमसिजन रिकवरी एक हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स को एक्सपोज करती है, तो थोड़ी सेंसिटिविटी रहती है, और ये सेंसिटिविटी ना रहे तो फिर वो ऑर्गन का कोई मजा ना रहे। तो सही कह रहे हैं डॉक्टर, ये इंपॉर्टेंट था कि आपको समझाएं कि हम पेनफुल चीजें नहीं कर रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं। और पेन है तो इस तरह की पेन नहीं रहती, ऑब्वियसली हील होता जाता है, जो ठीक होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आपने कहा कि ये एक सर्जरी है, छोटा सर्जरी है, बट जैसे ही सर्जरी का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में रहता है कुछ कोई ऑर्गन कट हो जाएगा, कुछ पार्ट निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन भी है कि जो ऑर्गन है, मेल ऑर्गन है, उसका टॉप मोस्ट पार्ट सर्कमसिजन में निकाला जाता है। तो नहीं, सर्कमसिजन बिल्कुल ठीक है। आज के पुरुष मेंस हेल्थ में जो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको पता है कि कौन सा पार्ट इस ऑर्गन का हमें तंग कर रहा है। वो स्किन जो टाइट है या जो एनवेलप है, जो अपनी कंटेंट से ज्यादा ज्यादा छोटा है और प्लायबल नहीं है, उसे निकाली जाती है। ये कंटेंट ठीक नहीं है कि हम ग्लैंड से सेंसिटिव पार्ट को निकालते हैं। उस पार्ट की इंजरी नहीं होनी चाहिए, वो एक केपेबल पार्ट है। तो सर्कमसिजन में सिर्फ स्किन कॉस्मेटिकली और फंक्शनल निकाला जाता है, जितना निकालना है। ओके सर। सो और एक बात है जिसमें लोगों का कंफ्यूजन है कि कोई भी सर्जरी होती है तो उसके बाद इन्फेक्शन के बहुत चांसेस रहते हैं। तो कई कबार लोगों के दिमाग में रहता है कि सर्कमसिजन कर लो तो आपको बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि आपको बार बार इन्फेक्शन होगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं है। सर्कमसिजन मैंने बताया, छोटे बच्चों में जिनमें फेब्राइल यूटीआई हो रहा है, उनमें सर्कमसिजन क्यूरेटिव होता है। छोटे बच्चों में जो 1 महीने से लेके 1 साल या 5 साल के हैं, उनमें देखा जाता है कि बार बार फीवर हो रहा है, हाई फीवर और चिल्स हो रहा है। एग्जामिन किया गया, देखा गया कि ये बिल्कुल टाइट फाइमोसिस से बलून हो रहा है और उसमें से डिस्चार्ज आ रहा है और यूरिन बाहर निकल नहीं रहा। इन लोगों में सर्कमसिजन क्यूरेटिव रहा है। उनके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए छोटे बच्चों को हम सर्कमसिजन करते हैं। तो ये बिल्कुल प्लांट और मेडिकली प्रूवन तरीका है, पहला। दूसरा, जिन लोगों की फाइमोसिस बिल्कुल ऑक्लूसिव है और बिल्कुल टाइट हो चुकी है, उन लोगों की फाइमोसिस उनकी यूरिनरी सिस्टम को हेल्प नहीं करती। आप यूरिन बाहर की तरफ पास नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी में ही फाइमोटिक स्किन के अंदर और सैक के अंदर पास कर रहे होते। तो कहना ये जरूरी होगा कि इन्फेक्शन सर्जरी के बाद नहीं होती। सर्जरी आपके इन्फेक्शन को शायद क्योर करता है। वो जो स्किन जो शायद बैक्टीरिया हार्बर कर रहा था, वो जो स्किन शायद जो प्लायबल नहीं था, वो जो स्किन जिसके अंदर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे थे या करना भूल जा रहे थे, या शायद बहुत सा स्मेग्मा कलेक्ट हो रहा था, वो सब कुछ हट जाता है। और फिर बचता है वो ऑर्गन जो बिल्कुल केपेबल है, फंक्शनल है, सेफ है और अपने आप ही सेल्फ हाइजीन है। तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस।
ये भी देखा गया है पुराने जमाने में उन स्टडीज के द्वारा कि HIV की स्टेटस घट जाती थी, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम रहते हैं। तो सर्कमसिजन से एक्चुअली हेल्प होता है लोगों को, तो ना कि इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो दैट्स वेरी गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया सर्कमसिजन के बारे में, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, नई चीजें लोगों को अभी मालूम पड़ी होंगी, और जो भी उनके डाउट्स थे, जो भी मिसकंसेप्शंस थे, वो अभी क्लियर हुए होंगे। तो अभी हम एक दूसरा कॉमन मिथ उसको हम आज बस करेंगे सर आपके साथ, कि वो है कि बहुत सारे लोगों में, मोस्ट कॉमनली इन टीनेजर्स, ये माइंड में रहता है कि मेल ऑर्गन का साइज, वो जो साइज होता है मेल ऑर्गन का साइज, नॉर्मली वो 7 इंच लॉन्ग होता है, या फिर 5 मान लो कि कोई किसी का जो पैर है, वो पैर का जो फुट पांव है, तो उसके हिसाब से उसका कुछ लेंथ होता है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, डाउट्स है लोगों के माइंड में, बट वो किसी से शेयर नहीं करते, इसलिए उनको कुछ रियल और मेडिकल साइंटिफिक नॉलेज उनको मिल नहीं पाती। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही। मेरा ऐसा कहना होगा कि जो आपके पास है वो आपका है, जो किसी और के पास है वो उनका है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गन आपको मिली हुई है वो आपकी ऑर्गन आपकी कैपेबिलिटी के लिए मिली हुई है, आपको उसको केपेबल बनाने की जरूरत है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नंबर वन। नंबर टू इज, पॉसिबल है कि कुछ लोगों के ऑर्गन्स छोटे हो सकते हैं, पर साइज की मेजरमेंट तो बिल्कुल मेडिकल होती है। उन अफ्रीकन सोसाइटीज में जहां मरीज कॉन्गो से, स्वाजीलैंड से, सोमालिया से आते हैं, जेनेटिकली उनके ऑर्गन्स लंबे होते हैं कंपेयर टू हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ ऑर्गन्स छोटे दिखते हैं। तो ऑर्गन की साइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंस शायद उसको दिया गया है। लेकिन हाँ, माइक्रोपेनिस एक अलग ही सिचुएशन होती है जिसमें वो 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होता है उस उम्र और उस साइज के लिए। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है अगर वो नॉर्मल साइज के वेरिएशन में रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर 3.5 to 5.5 इस तरह का अगर रहा है तो वो बॉर्डर लाइन है, 5.5 to 6 के आसपास रहा है तो एक्सेप्टेबल साइज। और फिर आपके डॉक्टर जो आपको एग्जामिन कहते हैं कि साइज के बारे में गौर ना करें, साइज जो मिला है वो आपका है। कोई 6 फीट का होता है तो कोई 4 फीट का होता है, तो ये आपकी अंदर की बनावट है, ये आपके हार्मोन्स की बनावट है, ये आपके अंदर का ढांचा है, जेनेटिकली आपको यही मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में ये मिथ्या बिल्कुल सॉल्व करें कि साइज if within the normal range has got very little meaning. Size below the normal range, जिसको हम माइक्रोपेनिस कहते हैं, जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम रहता है, जिसकी हम एग्जामिनेशन के द्वारा ही जानते हैं, क्योंकि मैं दिन में 50 लोगों को देखता हूँ जिनको हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, रोबोटिक सर्जरी करते हैं, यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं, जिनकी प्रोस्टेट इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, और जिनकी हम यूरिनरी और सेक्सुअल इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह के पुरुष जो 15-25 साल से लेकर के 17-80 साल तक हमारे पास इस क्लिनिक में आते हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, ये मेरे लिए जरूरी है कि हम हर किसी को जिसको एग्जामिन करते हैं उनके बारे में डिस्कस करें, और राइट एज ग्रुप में राइट लोगों के साथ राइट चीजें डिस्कस भी होती है। मेरा मानना है कि ये जो मिसकंसेप्शन रहा है कि आप ये साइज को लेकर के और इस धारणा में अटके रहे और इसी फियर और एग्नी और डेस्परेशन में रहे कि मेरा साइज छोटा है, बड़ा है, वो सिर्फ एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक यूरोलॉजिस्ट, एक एंड्रोलॉजिस्ट ही डिफाइन कर सकता है। तो आप केपेबल नहीं हो पा रहे हैं, ये अलग बात है। आपकी साइज आपको इनकेपेबल बना रही है तो उसके निदान है, लेकिन आपकी साइज तभी एक्टिवेट हो सकती है जब आपके एंड्रोलॉजिस्ट, आपके यूरोलॉजिस्ट सेटिस्फाइड हो कि इसलिए हम कुछ करने की जरूरत है। मेरे पास लोग आते हैं जिनकी पेनिस ही नहीं है, बचपन से नहीं है, उसे अफेलिया कहते हैं। कुछ लोग इनका बहुत ही छोटा है, तो हाइपोस्पेडियास की सर्जरी हुई थी, सर्जरी बचपन में हुई वगैरह वगैरह, और फिर बहुत छोटा रहेगी। कुछ लोग की सर्जरी, कुछ लोग के साइजेस अच्छे खासे हैं, लेकिन उनको मानसिक तरह की डिस्मॉर्फोबिया है कि हमें इससे बड़ा साइज होना चाहिए क्योंकि हमने यूट्यूब में ये देख लिया, वो देख लिया। तो हमें लोगों को बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे लाने की जरूरत है, जहां हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि साइज की एक इंपॉर्टेंस है, और साइज की इंपॉर्टेंस आपकी यूरो एंड्रोलॉजी से बता सकते हैं मेडिकली ये साइज किस तरह का है। ऑब्वियसली आपकी कैपेबिलिटी के बहुत से पहलू होते हैं, जिसमें पहलू होता है आपकी पार्टनरशिप, आपके पार्टनर, आपके पोजीशंस, आपके पहलू, ये सब चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। ओके सर। सो इसके बारे में और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो बहुत सारे लोगों के माइंड में है ये चीज कि आपका ऑर्गन, मेल ऑर्गन का साइज अगर छोटा है तो आप अपने पार्टनर को उतना सेक्सुअल प्लेजर नहीं दे पाते, तो ये क्या बात सच है या फिर कुछ गलत तो मैंने है? डॉक्टर साहब, मैंने उसका आंसर किया कि प्लेजर एक उस तरह का फिनोमिना है जहां लोग खुश होना चाहते हैं और साथ ही दंपति जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने पार्टनरशिप में। ऐसे कंडीशन में बहुत जरूरी है कि ये उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो और वो दोनों आइडेंटिफाई करें कि इसमें सिर्फ एक साइज या एक पोस्चर या एक कैपेबिलिटी में और हम क्या चेंजेस ला सकते हैं।
और ऐसे कंडीशन, ऐसे मिथ्या में सिर्फ इस तरह के प्रोग्राम में बैठ के और घर पे रहने से नहीं हुआ, आपको अपने स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। तो मेरे को मालूम है कि हर शहर में जहां हमारे मित्र यूरो एंड्रोलॉजिस्ट हैं और जहां वो इस पे अच्छा काम कर रहे हैं, अब अपने शहरों में अपने डॉक्टर से मिलना, अपने यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट से ही मिलना, ये जरूरी इसलिए होता है बिकॉज वो इसके केपेबल है। वो बता पाते हैं क्योंकि हम इस शहर में जहां हम ऐसे मरीज देखते हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं, जिनको जिनको एक तरफ तो हम प्रोत्साहित करते हैं और इंस्पायर करते हैं और बोलते हैं ये ठीक है और इस तरह की चेंजेस चाहिए, दूसरी तरफ हम लोगों को ऑपरेट भी करते हैं। तो ये जो दोनों चीज की बैलेंस है, इस बैलेंस को लाने की जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों को आगे बढ़ाने का हमारा कंसेप्ट आगे जाता ही जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि ये चीज की पार्टनरशिप में अगर हम फेल कर रहे हैं या किसी को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके रीजंस बहुत क्लियर कट और इसकी अंडरस्टैंडिंग दंपति का और उनके यूरो एंड्रोलॉजिस्ट के बीच में एक तरह के समन्वय और अंडरस्टैंडिंग और फिर आगे बढ़ने की जरूरत जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो साइज़ वाला मैटर है, साइज़ के मैटर में बहुत सारे लोग फिर क्या होता है, बहुत सारे कॉन्शियस होते हैं, तो इसलिए वो कुछ मिसगाइड किए जाते हैं कई बार, उनको कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी रहते हैं कि कुछ दवाई ले लो, कुछ पिल्स ले लो या फिर कई कभार कुछ एडवर्टाइज़मेंट ऐसे भी रहते हैं कि जैसे मान लो पंप यूज़ कर लो तो आपका साइज़ बढ़ेगा। तो ये सब क्या चीज़ है? है। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से ये सब कुछ एक मिथ है। इस तरह की कोशिशें करना जहां पे आप एक स्पेशलिस्ट के पास नहीं गए, आपने बहुत बड़ी गलती की। आप इस तरह से कोई पिल्स ऑनलाइन ले रहे हैं या किसी की बात सुन ली, किसी ने आपको बता दिया, तो किसने बताया आपको? मैं बहुत बार पूछता हूँ, आपको ये एडवाइस किसने दी? तो हमारे नेबर ने दी, हमारे दोस्त ने दी, हमारे किसी कलीग ने दी, या फिर ऑफ द काउंटर हम जाकर के पूछे तो हमें मिल गया। अगर आपको अपने बॉडी के बारे में चिंता है और अपने बॉडी को स्पेशलाइज रखना है, पॉलिश रखना है और इससे भी अच्छा बनाना है, तो स्पेशलिस्ट के पास जाइए ना, वो जरूरी है। ये गलती करना कि आप ऑनलाइन दवाइयां ले रहे हैं और पंप्स और इसकी चीजें यूज कर रहे हैं, तो शायद ये गलती गलत है। तो मेरे ख्याल से साइज को हम यही छोड़ते हैं बिकॉज साइज की इशू ऐसी है जहां पे आप उनको तभी प्रोत्साहित कर सकते हो, उनको खुश कर सकते हैं जब आप उनको समझाते जाते हैं। तो मेरा पूरा मानना है कि आई थिंक साइज की डिस्कशन एक कपल का एक एंड्रोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना, आगे बढ़ना और उसकी जरूरत है तभी बात करना, और उसको इम्प्रूव करने के तरीके हैं, उसके इम्प्रूव करने के मेडिकल और सर्जिकल तरीके भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम इस पे काम करते हैं और मरीज इस पे पूरे देश दुनिया से आते हैं। तो किसको आगे बढ़ाना है, किसको क्या करना है, लेकिन यूं ही ऑनलाइन पिल्स ले लिया और कुछ जड़ी बूटी ले ली और उससे आप आशा करते हैं कुछ हो जाएगा, तो फिर आप धीरे धीरे और भी डेस्परेट होते जाते हैं बिकॉज आपको वो नहीं मिलता जो आप ले रहे। तो पहले तो आपको इसके बारे में लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेबिलिटी जो है उसको जरा समझाना पड़ता है। तो इसलिए ये जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए इन मिथ्स को शैटर करना बहुत जरूरी है कि अपने स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं और उनको जी, 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 बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो साइज़ वाला मैटर था, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली होगी अभी और उनकी जो भी समस्याएँ रहेंगे वो जाके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलके वो अपनी समस्याएँ सुलझा सकते हैं। तो ये छोड़ के और एक मिथ है लोगों के माइंड में, जो होता है कि कोई भी कभी इंटरकोर्स करता है, तो कभी उस वो टाइम पे कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेनिस ब्रेक हो या फिर कोई पेनिस फ्रैक्चर हो। तो ये चीज़ क्या है? मतलब इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इंटरकोर्स के दरमियान ऐसा कुछ हो सकता है? या तो फ्रैक्चर एक शब्द यूज की गई है पेनिस के लिए बिकॉज ये शब्द फ्रैक्चर पेनिस एक बहुत ही अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है और इसकी अगर जानकारी अच्छी होती तो शायद इस तरह की एक्सीडेंट नहीं होती। फ्रैक्चर किसी सॉलिड स्ट्रक्चर का ही हो सकता है और सॉलिड स्ट्रक्चर एक इरेक्ट पेनिस इरेक्ट शाफ्ट होता है और ऐसे कंडीशन में हमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। तो लोगों को बताना जरूरी होता है कि अगर एक इरेक्ट शाफ्ट अगर गलत तरह से मुड़ गया तो ये गड़बड़ कर सकता है और ये गड़बड़ नहीं होने देने की जरूरत होती है और इसके लिए हमें उनको बिल्कुल तैयार रखना होता है, उनको बताने की जरूरत होती है ना। तो मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर रॉन्ग डायरेक्शन में अगर ये शाफ्ट अगर ये बेंड हो जा रहा है तो ये शायद आपको तंग कर सकता है ना। तो ये बिल्कुल टर्न हो सकता है और ब्रेक हो सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटी। फ्रैक्चर पेनिस एक तरह की एक्यूट इमरजेंसी होती है और इस इमरजेंसी को हमें टालने की जरूरत होती है। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि ये एक एंटिटी है और इस एंटिटी को हमें कहीं ना लोगों को जगाना जरूरत होगा। हाँ जी, जी, जी सर। हाँ और एक मिथ है सर, जैसे जो लोग समझते हैं कि डेली इजैकुलेशन से या फिर हस्तमैथुन से उनका स्पर्म काउंट कम होता है। ये सच नहीं है। हस्तमैथुन एक तरह का तरीका है जिसमें ना हम अपनी इजैकुलेट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें प्लेजरेबल एक्टिविटी होता है और ये कहीं ना कहीं एक मिथ्या रही है कि हस्तमैथुन से आपकी प्लेजर, आपकी एक्टिविटी ये गलत तरह का तरीका है और ये सब चीजें सच नहीं है। जैसे आप सेक्सुअली परफॉर्म कर रहे हैं
हर दिन, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, वैसे ही आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो वो एक तरह से आप उसी एक्टिविटी को सोलो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत लोग कहते हैं कि हमने बहुत गलती की थी और उसके बाद ये गड़बड़ हो गया था, और कहीं ना कहीं इसे लोगों को जगाने की जरूरत है कि ये सच नहीं है। तो हस्तमैथुन एक मैं बोलूंगा हेल्दी प्रैक्टिस है, पर कोई भी any practice which is too much could be possibly physically and mentally taking you into a direction altogether. तो कोई तरह की मूवमेंट इतनी ज्यादा कंटिन्यूअस होता रहे तो वो गड़बड़ होता है। सो टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, मेरा ये कहना होगा। अदरवाइज वो आपको ना प्लेजर हटाता है, ना आपकी स्पर्म काउंट घटाता है, ना कुछ करता है। वो एक आपको आपकी कैपेबिलिटी के बारे में जगाते रहता है और याद दिलाते रहता है कि आप अपने भी कैपेबल हैं, अपने साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी आप सोचते हैं। ओके। और एक बात है सर, जो यूटीआई रिलेटेड है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या वो सेक्स के दरमियान भी एक दूसरे पार्टनर एक दूसरे के साथ ये हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली इस तरह की ट्रांसमिशन नहीं होती है। ये एक तरह का सिचुएशन है जहाँ पे आप यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन किसी को ट्रांसमिट नहीं करते। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो होती है जिसमें आप बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, आप बैक्टीरिया ने आपकी यूरिनरी पैसेज को क्या किया। तो बैक्टीरिया यूरिनरी पैसेज में नॉर्मली नहीं रहते। आप अगर देखें तो वो प्रेप्यूस पे कुछ बैक्टीरिया और फंगस की शायद कमेंसलिज्म रहती है, या वेजाइना और रेक्टम में बैक्टीरिया है। अगर ये कहीं दूसरे पैसेज में जाते हैं जो यूरिनरी पैसेज कहते हैं, उस पैसेज में अगर ये वहां पे है, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि वो हमें जलन देता है, दर्द देता है और इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन एक इंटरनल इशू जो हमें डेवलप हुआ बिकॉज बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गया, वो हम लोगों को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीट करना है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के समय हम सेक्सुअली शायद परफॉर्म न कर पाए बिकॉज जलन, दर्द वगैरह वगैरह हो रही है। ओके, ओके सर। तो और एक चीज है इसमें कि सीमेन जो होता है, सीमेन एनालिसिस जो करते हैं, तो उसमें क्या चीजें एक्चुअली वो मेजर करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो सेमेन एनालिसिस में एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट मिथ्या ये है जो मैं ऐसा मुझे बताया आपको। एक तो सेक्सुअलिटी है जिसमें एक आदमी बहुत ही केपेबल होगा, लेकिन उनके सेमेन पैरामीटर्स बहुत गड़बड़ हो सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा सेक्सुअल परफॉर्मर है उसकी सेमेन क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये सच नहीं होता। पहला। दूसरा, सेमेन की जो पैरामीटर्स हम चेक करते हैं वो जानने के लिए कि आपकी इनफर्टिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं, या प्री मैरिटल चेकअप में या फ्यूचर में, उसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सेमेन कलेक्शन कैसे करना है। जैसे यूरिन कलेक्शन की हम बात करते हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है कि हम कैसे यूरिन कलेक्ट करने की जरूरत है, तभी हम सही सैंपल दे पाएंगे। बची सेमेन सैंपल देना आपका काम है, मेजरमेंट एक टेक्नीशियन एक डॉक्टर करते हैं अपने लैब में। तो आप जो सेमेन की सैंपल देते हैं वो सैंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट सैंपल होता है। वो सैंपल का पहला पार्ट स्पिल ना हो, वो सैंपल का पहला से लास्ट पार्ट पूरा सैंपल बॉटल में कलेक्ट हो, और आपने 3 से 4 दिन की गैप रखी। अगर आप उससे पहले स्पिल कर चुके हैं तो कृपया, अगर वो स्पिल हो जाता है कलेक्शन के समय, या कभी एक नाइटफॉल वगैरह हुआ है और सेमेन स्पिल हो गया है, तो फिर 4 दिन की गैप के बाद ही ये सेमेन की टेस्ट दें। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम शायद आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहते हैं कि सेमेन की पैरामीटर्स में हम बहुत सी चीजें देखते हैं। सेमेन की क्वालिटी कैसी है, सेमेन की काउंट कैसी है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनकी मूवमेंट कैसी है। बिकॉज ये हर स्पर्मेटोजोआ जो इस सेमिनल लिक्विड में फ्लोट करता है, वो वजाइनल ट्रैक्ट से यूट्रस होते हुए कहीं जाता है और जहां पे वो अपने पार्टनर से मीट करता है, जिसे हम ओवम कहते हैं। तो ये पूरी एक्टिविटी का जो पूरा निदान है वो एक स्पर्मेटोजोआ जो केपेबल है वही कर पाता है। और इसलिए वो सारा पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं, जिसमें उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एक्टिविटी, उनकी मूवमेंट, और उसके बाद कितने पैरामीटर्स है वो सब एक साथ। समझे आप? ओके सर। सो और एक बात है जो बहुत कॉमनली लोगों के दिमाग में रहती है, वो है सीमेन लीकेज के बारे में। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, मिथ्स है, तो इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। तो जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें हम कभी ना कभी एक्चुअली जब ये लीकेज होती है ना, ये लीकेज के बारे में लोग घबराए रहते हैं। लीकेज कोई भी टाइम पे हो सकता है, रात को कभी कभी ये लीक हो सकता है, ये अनकॉमन नहीं है। कि सेमेन लीकेज एक ऐसी चीज है जो लीक होने के बाद लोग घबरा जाते हैं कि ये हमसे निकला तो हम कमजोर हो गए, रात को जब हम बेड पे सी और हम यूज नहीं कर रहे तो शायद ये लीक हो सकता है। तो सेमेन का लीक होना लोग बोलते हैं, जैसे हम एक बार धात सिंड्रोम कहते हैं, जैसे एक बार हम स्पॉन्टेनियस सेमिनल एमिशंस कहते हैं। ये पूरा लीकेज एक उस तरह का एस्पेक्ट है जिसे हमें कहीं ना कहीं संभालने की जरूरत है। तो बहुत बार लोगों को पता नहीं होता और लोग इसे घबराते हैं, बोलते हैं मैं इसे कमजोर हो जाता हूँ, ये बार बार लीक होता रहता है, हम मोशन पास करते हैं और स्ट्रेन कर रहे हैं और सेमेन लीक हो जा रहा है। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स है ना, ये सब एस्पेक्ट्स थोड़े से लोगों को समझाएंगे होते कि ये नॉर्मल नहीं है। अगर सेमेन ज्यादा है तो वो लीक हो जाएगा। आप अगर परफॉर्म नहीं करते, आप नॉन परफॉर्मर हैं, आप एडोलेसेंट से एडल्ट हैं, तो रात को आप सोए हुए जब स्फिंक्टर लूज होता है तो सेमेन लीक हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस सेमिनल एमिशंस
एबनॉर्मल तो होगा, लेकिन ये नॉर्मल की रेंज में कहा जाएगा, बिकॉज ये आपकी बॉडी का एक प्रोडक्ट है जो एमिट हो रहा है और एमिट हो सकता है, तो ये एक पॉसिबल है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे मान लो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया या फिर कुछ सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो गया, इसमें ये जो समस्या है इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए जीवन भर के लिए आपको कुछ टैबलेट्स या दवाई लेती रहनी चाहिए, तो ये क्या सच है या फिर क्या क्या है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जब आपकी बुखार ठीक हो जाती है तो आपके डॉक्टर आपकी बुखार की दवाई खत्म करते हैं, जब आपकी इन्फेक्शन ठीक होती है तो इन्फेक्शन की दवा बंद हो जाती है। वैसे ही हम किसी को केपेबल या परफॉर्मर बना रहे हैं, और ये केपेबिलिटी या परफॉर्मेंस में हम जब बना रहे हैं तो हमारे लिए ये एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि हम उसे अगले लेवल को लेके जाए। और अगला लेवल क्या है? अगला लेवल वो है कि ये आदमी केपेबल हो गया, ये आदमी अपने में कंफर्टेबल फील कर रहा है, सेंसुअल और सेक्सुअलिटी सब कुछ उस लेवल को आ जाएगी जहां वो खोज रहे थे। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, एक तरफ तो डॉक्टर टेबल के उस तरफ आपको ठीक कर रहा है, टेबल के उस तरफ जो मरीज बैठा है वो खुश होना चाहता है और ठीक होना चाहता है। तो जब हम ये पैरामीटर्स को पहुंच जाते हैं जहां हम लोगों को खुश कर पाते हैं, स्टेबल कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं, और जहां मेडिकली हमें लगता है कि ये ठीक हो गया, तो हम दवाइयों को घटाते हैं, दवाइयों को बढ़ाते हैं, दवाइयों को चेंज करते हैं, और शायद दवाइयों को बंद भी करते हैं। जब आप एग्जाम फेल हो रहे थे तो ट्यूशन पढ़ रहे थे, जब एग्जाम पास हो गए तो भी शायद ट्यूशन पढ़ रहे हैं, अब अगर गोल्ड मेडल ले आए तो फिर ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत है? तो हम धीरे धीरे इन दवाइयों को चेंज करते हैं, इन दवाइयों की एविडेंस के आधार पर चेंज होती रहती है, और फाइनली इसे हम बदलते हैं। ओके, जी जी बिल्कुल। तो और एक मिथ है जो है शीघ्र पतन के बारे में, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, जिसमें लोग कहते हैं कि ये बहुत ही कम लोगों को होता है, ऐसा कुछ कॉमन लोगों को नहीं होता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा ऐसा मानना होगा कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन इतना अनकॉमन नहीं है जितना कहा जाता है, इतना बताया जाता है। जब हम पहले दिन साइकिल चला रहे थे तो साइकिल से गिर जाते थे, तो पहली बार हमने चम्मच में पानी लिया और पानी पीने की कोशिश की तो थोड़ा सा पानी स्पिल हो गया, ये पहले बार हुआ था ना। तो ये अनकॉमन नहीं है कि जब पहले दिन हम कुछ कर रहे होते हैं या शुरुआत कर रहे होते हैं तो ये सब चीजें शायद उस लेवल पे नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट स्पून फिट। ये सब एक प्रोग्रेसिव कैपेबिलिटी है। मैंने कहा था शुरू में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मेंस हेल्थ में प्रैक्टिस मेक्स समबडी परफेक्ट, और उनकी ये जो एगनी है वो हट जाती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, और कॉमन फिनोमेना इसलिए बिकॉज मैन ऑलवेज वांट एवरीथिंग बिगर एंड बेटर एंड लॉन्गर। उनको सब कुछ बहुत देर तक चाहिए होता है, और ये बहुत बार शायद होता नहीं। हमारी कैपेबिलिटी तभी इंप्रूव होती है जब हम अपने आप को परफॉर्मर पाते हैं, और परफॉर्मेंस के लिए बहुत बार आपको अपने यूरो एंड्रोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत होती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इतना कॉमन नहीं है, कॉमन है, और लोग इससे सफर करते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसकी जागरूकता भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए फिर से जाकर के वो जड़ी बूटी और वो ऑनलाइन दवाइयां ना खाएं, बिकॉज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक कंपोनेंट है सेक्सुअलिटी का, तो वो आपके डॉक्टर को आपको मिलने की जरूरत होगी। और ये बहुत ही ऊंचा लेवल का एस्पेक्ट है जिसको बहुत ही अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। इसमें बहुत सहानुभूति चाहिए होती है, बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग चाहिए होता है। ये यूं ही सिर्फ दवाई देके ठीक नहीं किया जाता। इसको एक तरह की परफॉर्मेंस, जैसे हमने बताया, पहले दिन साइकिल चला रहे थे तो गिरते भटकते जा रहे थे, चोट लगते जा रहा था, और धीरे धीरे साइकिल चलाते हैं तो फिर हम रफ्तार से शायद साइकिल रेसिंग भी जीत लेते हैं। उसी तरह से पहले दूसरे दिन, पहले दूसरे साल अगर हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है या सेकेंडरी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, किस तरह की प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, ये पूरी माइंड और बॉडी की परफॉर्मेंस की बात है, तो इसको केपेबल तो बनाना ही पड़ता जी जी बिल्कुल। तो और एक मिथ है जो रिगार्डिंग बहुत सारी सर्जरीज होती है, जैसे मान लो प्रोस्थेसिस वाली सर्जरीज आजकल बहुत कॉमन है, तो लोगों का ये मानना है कि ये जो सर्जरीज होती है जहाँ पे प्रोस्थेसिस लगाते हैं, तो इससे वो सर्जरी करते हैं क्योंकि उनको मेल ऑर्गन जो है वो लंबा करना है या फिर उसका लेंथ बढ़ाना है, तो क्या बिल्कुल ये सच है या फिर क्या है ये मिथ, है। क्या बोले? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के रेल में जहां हम रिकंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं जेनेटल और जेनेटोयूरिनरी ऑर्गन्स पे, ऑर्गन्स को बना पाना, ऑर्गन्स को चेंज कर पाना, ऑर्गन्स को करेक्ट कर पाना, उनकी डिफॉर्मिटी ठीक कर पाना, ये सब पॉसिबल है। लेकिन ये सब फिर मेडिकल डोमेन में आती है। तो ऑर्गन्स को इलाज करना, ऑर्गन्स को लंबा कर पाना उन्हीं लोगों में हो सकता है जिनमें करने की जरूरत है। बहुत बार वो ऑर्गन्स एनलार्जेबल नहीं होते बिकॉज उनकी फिर बेसिक कंपोनेंट गड़बड़ हो जाती है। ऐसे कंडीशन में हमें बिल्कुल नया ऑर्गन भी बनाना पड़ता है। तो जहां जैसे यूरिनरी ब्लैडर खराब होती है, हम नई यूरिनरी ब्लैडर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लाज्मी। जहाँ किडनी खराब हो गई तो हम किडनी ला के ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हर पहलू का एक अलग ही मिसाल होता है, अलग तरह की मेडिकल परिभाषा है। तो यहाँ पे एक पेनाइल ऑर्गन को और बड़ा करना अगर जरूरत है, तो अगर जरूरत है तो किस तरह से की जा सकती है, उसकी पूरी मेडिकल इश्यूज है। जहां हम ये सब चीजें करते हैं, हमें कॉशन रखना पड़ता है कि किसके लिए करना हो और किसके लिए नहीं करना। तो ये हर किसी के लिए नहीं होता है, और ये सिर्फ एक स्पेशलिस्ट मेडिकल फैटर्निटी बता सकती है कि किसको जरूरत है और किसको रेफर करना और कैसे किया। जी जी बिल्कुल। और एक बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा सर, जो है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में,
क्योंकि आजकल बहुत लोग कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानते हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोगों में अभी भी ये है कि अगर मेल कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं तो उससे आपका सेक्सुअल प्लेजर जो है वो कम हो जाता है। बहुत ही तो बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा सच नहीं है, ऐसा सच बिल्कुल नहीं है। मेल कॉन्ट्रासेप्शन एक तरह की कवर है जो आपको सेफ रखती है। पहले तो आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, और उस सेफ्टी की कोशिश में आप देखिए क्या कर रहे हैं आप। आपने एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जिसमें दंपति में दोनों में किसी को इन्फेक्शन न होना पाए, पहला। दूसरा, आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन के द्वारा प्रेगनेंसी पोस्टपोन कर पा रहे हैं। जहां तक सेंसिटिविटी का सवाल है, सेंसिटिविटी ग्लैंड्स या टिप पे ज्यादा होती है, और उसके बाद पूरे शाफ्ट में उस तरह की सेंसिटिविटी नहीं होती है। तो टिप की सेंसिटिविटी बहुत तक कभी ज्यादा होती है, जिसमें मैंने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बात की, क्योंकि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तब है जब सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी सेमेन लीक हो जाता है, बिफोर द पार्टनर एंड द टीम गेट्स द कैपेबिलिटी अराउंड। दूसरा, जो पूरी ये एस्पेक्ट है जिसमें बेरे कॉन्ट्रासेप्टिव आपकी सेंसुअलिटी कम करती है, ऐसा सच नहीं है। लेकिन क्या है, पहली बार आपने यूज किया और यूज करने के बाद आपको लगता है कि ये थोड़ा टाइट है, एंट्रैप्ड है, तो फिर आपको इस पे गौर करना पड़ता है, बिकॉज फाइनली लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। तो सेंसिटिविटी और ये घटती नहीं है, आप इससे बहुत ज्यादा केपेबल होते हैं। मैंने ये शब्द बार बार यूज किया है, दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। मतलब आपको कोई चीज अगर यूज करने की जरूरत है तो शायद करने की जरूरत है, और वो करते वक्त आपको केपेबल रहने की जरूरत है तो शायद अपने स्पेशलिस्ट से मिलने की जरूरत है। तो ये चीजें इस तरह की हैं जहां पे एक कोई ब्लैंकेट आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज ये सब चीजें आपकी सेफ्टी के लिए बनाई है, ये सब टाइम टेस्टेड और साइंटिफिक है, और ये सब चीजों से शायद generations have gone and generations to come will only do better. ओके, ओके सर। सो सर, और एक जानकारी आपसे चाहेंगे कि जैसे मान लो आजकल बहुत तो हार्मोनल ट्रीटमेंट के बारे में बहुत कुछ जिक्र होता है हर जगह पे, तो ये क्या हार्मोनल ट्रीटमेंट से सीमेन का बूस्ट होना या फिर सेक्सुअल प्लेजर आप बूस्ट कर सकते हो, तो ये क्या चीज है, मतलब ये सच है या फिर क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये सच नहीं है। हार्मोन एक तरह की अंदर की वो सिक्रीशन है जो आपके बॉडी सिस्टम्स को चेंज करती है, जिसमें अगर हम मेंस हेल्थ और मेल हार्मोन की बात कर रहे हैं तो हम अवश्य ये देख रहे हैं कि हम मेल हार्मोन की हैंड होल्डिंग के द्वारा आपकी बॉडी की वेरियस एस्पेक्ट्स को इंप्रूव कर रहे हैं। आपका एडोलेसेंस में हार्मोन्स होना और आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करना, और फिर आपकी आवाज बदलना, आपके मेल डिस्ट्रीब्यूशन में हेयर्स होना, आपकी पूरी मानसिकता चेंज होना, ये सब हार्मोन्स के द्वारा ही हो रहा है। तो बेसिकली नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स आपको आगे लेके जा रही है और बहुत सही तरीके से लेके जा रही है, पहला। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सटर्नल हार्मोन्स की ट्रीटमेंट की यूजेज कब करें। ये इससे बड़ा अब्यूज शायद देश और दुनिया में नहीं होता है कि अखाड़े में और बॉक्सिंग रिंग्स में और अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की कोशिश में हार्मोन्स को अब्यूज की जाती है और सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोज ली जाती है। इस तरह के शिकार हम होते हैं बिकॉज मरीज आते हैं उस समय बहुत ही एबनॉर्मल तरह के कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। ये इस शहर में और इस दुनिया में देखी जा रही है। आपके प्लेटफॉर्म से ये जगाना जरूरी है कि हार्मोन्स की यूजेज और उनकी यूटिलाइजेशन एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही की जाती है, जो आपके एंड्रोलॉजिस्ट, आपकी यूरोएंड्रोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे। इसमें हार्मोन्स आपकी सेक्सुअलिटी को बूस्ट कर देगा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी हार्मोन लेवल्स कम है। फॉर एग्जांपल, हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। हाइपोगोनाडिज्म, मेल हाइपोगोनाडिज्म, लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उन लोगों में जो 40s 50s के बाद हैं, जिनकी फैमिलीज कंप्लीट हो चुके हैं, उन लोगों में हम अलग अलग कारणों से देते हैं, बिकॉज मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बॉडी के कण कण में काम करता है। वो ब्रेन से, मसल से, बोन से, सेक्सुअलिटी से लेकर के पेनाइल ऑर्गन और आपकी दिनचर्या और आपकी कैपेबिलिटी फिजिकल और मेंटल सब कुछ बढ़ाता है। तो अपने में एक बहुत ही गोल्डन हार्मोन है, और एक गोल्डन हार्मोन को आप मिसयूज नहीं कर सकते। गोल्ड सजावट के लिए, खाने के लिए नहीं है, तो इसलिए आप उसको गलत तरह से यूज नहीं कर सकते आप। तो वो यूजेज शायद एक डॉक्टर ही कर सकता है, एक सही डॉक्टर यूज करता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्टैमिना बढ़ाने के लिए, अपने जोश बढ़ाने के लिए, अपने ये बढ़ाने के लिए आप यूं ही अगर गलत तरह से हार्मोन्स को यूज कर रहे हैं, पुरुषों के हार्मोन्स को, तो आप गलत कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सही नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। मुझे लगता है ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा मेडिकल साइंटिफिक वे से बहुत अच्छा ज्ञान उनको अभी मिल रहा है, और हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं सर, वो क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, बट एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, वो है वैसेक्टोमी के बारे में। तो जो वैसेक्टोमी होती है, मेल स्टरलाइजेशन जो जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत बार ऐसा लोग सोचते हैं कि उससे सेक्सुअल एनर्जी जो है वो ड्रेन होती है, आपका सेक्सुअल एनर्जी जो है वो डाउन हो जाता है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे सही जी। तो वैसेक्टोमी एक प्लांट परमानेंट मेल स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर है। वैसेक्टोमी इज अ प्लांट मेल स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर, मतलब एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर है जहां एक दंपति ने समझा और फिर
उसके एक कपलेट या पुरुष या स्त्री, तो पुरुष में हम वैसेक्टोमी करते हैं और लेडीज में हम अलग तरह का ट्यूबेक्टोमी करते हैं। तो पुरुष जो प्रोत्साहित हैं, जो मोटिवेटेड हैं, वो अपने आप को सब्जेक्ट करते हैं और एक तरह से हम वैसेक्टोमी में उन वास को क्लिप कर देते हैं ताकि फिर सेमेन वो रूट से जा ना पाए और फिर एक तरह की स्टेरलाइजेशन की प्रोसीजर हो जाए। ये कहीं बहुत हद तक इफेक्टिव है, सेफ है, डे केयर या एडमिशन के द्वारा होती है, पेनलेस प्रोसीजर है और इस तरह से पुरुष प्रोत्साहित होते हैं और अपने आप को इस पे डालते हैं और अपनी वाइफ्स को, अपने पार्टनर्स को इस पे पुश नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है आज के जमाने में। तो वैसेक्टोमी को प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये मिथ को तोड़ें। वैसेक्टोमी कहीं आपके सेक्सुअल प्लेजर को कम नहीं करता, सेक्सुअलिटी से वैसेक्टोमी का कोई तात्पर्य ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसेक्टोमी एक स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है, ये आपकी फर्टिलिटी एस्पेक्ट को चेंज करता है, आपकी सेक्सुअलिटी को नहीं बदलता, ये आपके हार्मोन्स को चेंज नहीं करता, ये आपके इरेक्शंस को नहीं बदलता। तो वैसेक्टोमी को उसी संदर्भ में लें जिसमें आपने स्टरलाइजेशन के लिए अपने पार्टनर की डिस्कशंस के साथ ये प्लान किया कि ये परमानेंट स्टरलाइजेशन, मतलब हम इसके बाद और बच्चे नहीं चाहते, हम या तो स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होता है। तो पुरुष प्रोत्साहित है आज के जमाने में और वैसेक्टोमी देखने को मिलता है जो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर होता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम, न के बराबर है। आज के जमाने में इतनी इफेक्टिव सर्जरीज हो रही हैं, कोई कट भी नहीं है, बिल्कुल नो कट, नो स्कैल्पल वैसेक्टोमी, नो कट वैसेक्टोमी टाइप की चीजें आ चुकी हैं। आई थिंक ये बिल्कुल ही अलग मिथ्या थी जिसमें आपने कहा कि लोगों की सेक्सुअलिटी घटने का डर उनको रहता है, ये डर अपने दिमाग से निकाल दे, ये बिल्कुल नहीं। जी जी बिल्कुल। सो सर आई थिंक बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, उनकी समस्याएं यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अगर टाइम परमिट कर रहा है तो कैन वी टेक सम क्वेश्चंस? प्लीज यस। तो सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि माइल्ड टू मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन से क्या इजैकुलेशन या फिर इरेक्शन पे कुछ असर होता है? ये क्वेश्चन उस तरह का ही क्वेश्चन है जिसमें हम प्लेजर के लिए हम कुछ ले रहे हैं और उसका सिस्टमिक इफेक्ट होता है। अल्कोहल याद रखिएगा, आप सिस्टमिक इफेक्ट के लिए ले रहे हैं, आप अपनी अपने आप को अच्छा फील करने, लाइट फील करने के लिए ले रहे हैं। आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है तो शायद इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। आप अगर बहुत ज्यादा अगर अल्कोहल में डूब गए तो शायद आप इनकेपेबल होंगे। तो कहा जाता है कि इट कैन नॉट बी अ परफॉर्मेंस बूस्टर ऑन इट्स इटसेल्फ, बट द होल कैपेबिलिटी ऑफ यू फीलिंग मोर कंफर्टेबल विथ योर पार्टनर और इस तरह की सिचुएशन के लिए लोगों ने अल्कोहल को कंज्यूम किया और एक तरह तक छोटे से अंश में ये शायद आपको अपने आप को एनहांस रखता है। तो एनहांसमेंट फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाता और आपकी मेंटल और आपकी जोश और आपकी एनहांसमेंट को शायद बरकरार रखता है। ये पॉसिबल है। क्वेश्चन सर अभी उनको मिला होगा। और एक सवाल आया है सर, ये हार्मोनल थेरेपी आई थिंक हमने वो डिस्कस ऑलरेडी किया है, बट एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या हाई टेस्टोस्टेरोन ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? हाई टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में है तो आपकी हार्मोन लेवल्स एक यू स्टेट में है जहां पे आप हर एस्पेक्ट अच्छे से सप्लाई हो रहा है, जिसमें हार्मोन हर एस्पेक्ट को सप्लाई करता है। मैंने कहा था मसल्स को, बोन्स को, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एनीथिंग बिटवीन 20s to 50s हार्मोन्स बहुत ही अच्छे लेवल पे रहते हैं। 40s के बाद हार्मोन्स घटती जाती हैं। तो नीदर इट इज गुड नॉर इट इज बैड इन टर्म्स ऑफ हैविंग द हार्मोन्स ऑफ राइट लेवल एट राइट टाइम। आपको जानने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की सबसे जो ज्यादा लेवल होती है वो सुबह होती है। मैं लोगों को इस शहर में जगाता हूँ कि अगर आप परफॉर्मर हैं और केपेबल हैं तो आपकी हाईएस्ट हार्मोन लेवल सुबह के टाइम होती है, बिटवीन 5 to 8, 5 to 9। तो लोग सेक्सुअली उस समय परफॉर्म तो नहीं करते होंगे पर उनकी हार्मोन सबसे ज्यादा है, उस समय वो सबसे ज्यादा केपेबल होते होंगे, ऐसा माना जाता है। अब लो हार्मोन लेवल बैड हम नहीं बोलेंगे। लो हार्मोन लेवल कुदरत के कारण है, उम्र के कारण है, चेंजेस के कारण है, आपकी ऑर्गन्स एट्रोफी हो रही है उसके कारण है। तो हर स्टेज पे, हर एज पे अलग तरह की हार्मोन लेवल होती है और हार्मोन की चेंजेस होती रहती जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक सवाल आ रहा है सर, बहुत ही कॉमन सवाल है, लोगों के दिमाग में रहता है कि ओबेसिटी कारण जो अभी पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ओबेसिटी या ओवरवेट होने के कारण उनका सेक्सुअल डिजायर कम हो सकता है या फिर क्या? बहुत हद तक, बहुत सही कहा। ओबेसिटी में इतना ज्यादा फैट होता है, फैट टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, पेरिफेरली आपकी पूरी कैपेबिलिटी घटती है। एक तो फिजिकल कैपेबिलिटी घट रही है, आप कितने ओवरवेट हैं, 100 किलो के, 150 किलो के, तो आप अपने आप को अपने निचले वाले हिस्से में पेट में यू आर अ लेमन ऑन टूथपिक्स, इस तरह की सिचुएशन है। तो ओबीज होना अपने में आपकी हार्ट को स्ट्रेस कर रहा है, आपकी बॉडी को स्ट्रेस कर रहा है। फिजिकली और मॉरली आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपको अपने वेट को घटाने की जो भी कोशिशें हैं, वो एक तरफ बैरियाट्रिक सर्जरी, दूसरी तरफ आपकी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज और अपनी रेगुलेशन पे आना, वो जरूरी है। वो होते होते आप जानिए कि आपकी कैपेबिलिटी
फिजिकल और मेंटल दोनों होती है। मेंटली आप अपने आप को स्ट्रांग है, बट फिजिकली केपेबल नहीं पाते, बिकॉज एक तो आपका ऑर्गन बरीड होता है, बहुत इतना ज्यादा फैट जम रहा होता है। दूसरा, आप इस तरह के एनहांसिंग एजेंट्स या दवाइयां यूज करते रहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है, जो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म वो होता है जिसमें आप अपने डिजायर्स को मेंटेन करने के लिए अपनी पार्टनरशिप मेंटेन रखें, आपके पार्टनर भी आपको पाएं कि आप इतने ओबीज है तो अपने लिए क्या करने की कोशिश करें। तो ओबेसिटी अपने में एक तरह का मल्टीपल ऑर्गन इफेक्ट लाता है, फिजिकली एंड मेंटली। तो आपको पूरा एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली डिजायर को कम करता है, बिकॉज पेरिफेरल ईस्ट्रोजन कन्वर्शन ज्यादा होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स घटते जाते हैं, आप अपनी दिनचर्या में अपने आप को केपेबल नहीं पाते हैं, तो सेक्सुअलिटी तो बहुत दूर की बात होती परफेक्ट सर, परफेक्ट। और एक क्वेश्चन आ रहा है सर, हमारे ऑडियंस जो जानना चाहते हैं कि शायद उनको कभी बाइक एक्सीडेंट हुआ था और उसके कारण उनके ऑर्गन को कुछ स्लाइट इंजरी हुआ था, तो कैन दे है। रिकवर फ्रॉम दैट? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है डॉक्टर किरण, कि हमें कुछ पेरिनियल इंजरी या स्क्रोटल इंजरी या पेनाइल इंजरी हुआ था बचपन में, उसके बाद क्या है। तो दो तरह की इसमें एस्पेक्ट देखी जाएंगी। एक तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यू और इंटरोगेशन के बाद आइडिया लेते हैं कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। दूसरा, एक तरह की सेंसेशन जो एक एक्सीडेंट 20 साल पहले हुई थी, आज वो आपको किस तरह से तंग कर रही है, या आपके इरेक्शंस बिल्कुल खत्म हो चुके थे या इरेक्शंस हैं, और आपको अब एक मानसिक या शारीरिक स्थिति डेवलप हो गई जहां आप अपने आप को केपेबल नहीं पाते, तो किसी एक पास्ट एक्सीडेंट को ब्लेम करते हैं। हम उसको एसेस करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं कि कोई नर्व इंजरीज तो नहीं थी, कोई टेस्टिकुलर इंजरी नहीं थी, कोई पेनाइल फ्रैक्चर तो नहीं था, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ होता नहीं है, और अगर है तो इसको हम टाइम पे करेक्ट करते हैं। तो इसमें टेबल के अक्रॉस जो वार्तालाप होती है और जो गुफ्तगू होती है, उसमें बहुत हद तक हम मरीज को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, और शायद इसकी कॉजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है जिसमें बाइक एक्सीडेंट के बाद पेनाइल इंजरी थी और उसके बाद हम रिकवर करके एक लेवल तक आए, हमारी इरेक्शन घटती जा रही थी, तो कारण हो सकता है उसमें ब्लड जमा हो, हेमाटोमा हो, फाइब्रोसिस हो गया हो, हमें फिर कुछ अलग लेवल को जाना पड़ सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। और एक क्वेश्चन है सर, फंगल इन्फेक्शन के बारे में, कैन फंगल इन्फेक्शन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग इंटरकोर्स फ्रॉम मेल? स्किन एंड फंगल इन्फेक्शंस कैन बी ट्रांसमिटेड, वो अपने आप अपनी बॉडी को ही ट्रांसमिट करता है। तो कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शंस को, जो अनफॉर्चुनेटली उन वेट एरियाज में, पेरिनियल एरियाज में कॉमन है, उनको मैनेज करने की जरूरत है। और ये ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज फंगस स्किन टू स्किन ट्रांसमिट होता है, सिक्रेशन टू सिक्रेशन ट्रांसमिट होता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस अपने में एक बहुत बड़ी टॉपिक होती है। हम ऑब्वियसली अगर सेक्सुअली केपेबल हैं लेकिन इन्फेक्टेड हैं, तो हम अपने आप को अवॉइड करते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो फंगल इन्फेक्शन भी इस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है, ये अनकॉमन नहीं है। सर और एक दो क्वेश्चन हम लेंगे। एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहे हैं कि ये मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन से क्या स्टैमिना बढ़ता है? देखिए, कोई भी एक्सरसाइज से स्टेमिना बढ़ता है, तो ये एक तरह की एक्सरसाइज ही तो हुई जिसमें फिजिकली आप अपने आप को कैलोरीज जला रहे हैं। तो अगर आपको स्टेमिना ही बढ़ाना है तो वैसे एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपके मसल्स और की स्टेमिना बढ़े, जिसमें आपकी पूरी चीज की स्टेमिना बढ़े। मास्टरबेशन से स्टेमिना नहीं बढ़ता, इस तरह की गलतफहमी में न रहे आप। ये और है कि कितनी एनर्जी जलती है सेक्सुअल एक्टिविटी में, दीज मेनी मेट्स ऑफ एनर्जीज आर यूज्ड। तो एनर्जी चाहिए होती किसी चीज के लिए, तो एनर्जी आप यूज करते हैं। अगर ऐसी एनर्जी यूज करना, तो कोई सकारात्मक एनर्जी यूज कीजिए जिसमें आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं। स्टेमिना बढ़ाने के लिए उस तरह का शॉर्टकट ना लें, वो जरूरी है। एक हमारे ऑडियंस है जो शायद अभी एजोस्पर्मिया से डायग्नोस हुए हैं, तो उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में कुछ बताएंगे सर? आज डॉक्टर साहब हम सिर्फ डॉक्टिंग द मिथ्स कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट की आज बात नहीं कर रहे हैं। एजोस्पर्मिया वो है जहां पे हमें पहले प्रूव करने हैं सचमुच एजोस्पर्मिया है, आपकी सेमेन एनालिसिस बिल्कुल सही है जिसमें फ्रुक्टोज नेगेटिव है या फ्रुक्टोज पॉजिटिव है, आप ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, ये पहले जानना जरूरी होगा। तो आपके यूरो एंड्रोलॉजिस्ट आपके केपेबल हैं, वो एक बार या दो बार या तीन बार सेमेन एनालिसिस करके देखेंगे, आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, आपके एफएसएच के लेवल्स देखेंगे, और देखेंगे फिर ये टेस्टिस कितना प्रोत्साहित हो रहा है सेंट्रल हार्मोन से, और इस तरह की कुछ चीज समझी जाती है। तो पहले ये जानना होगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, पहला शब्द। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये है तो ये किस लेवल का है, और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की क्या कैपेबिलिटीज है, मेडिकल है या सर्जिकल है, या शायद इसकी ट्रीटमेंट उस लेवल तक ही थमनी पड़ेगी, और हम एक तरह से सेक्सुअली केपेबल होंगे, पर मैंने बताया हमारी जो सेमेन पैरामीटर्स है वो इनकेपेबल हो सकती है। ये सवाल का आंसर उनको अभी मिल गया होगा। और एक सवाल है सर जो बहुत बार हमारे चैट बॉक्स में पॉपअप हो रहा है कि इज इट अ मिथ और जेन्युइन दैट सर्कमसिजन कैन हेल्प पीपल लास्ट लॉन्ग? सच नहीं है। देखिए, circumcision brings you out of the distress, out of the agony, out of the discomfort that you are in. कौन से डिस्कम्फर्ट पे हैं आप?
आपकी नॉर्मल पेनिस शायद प्रेप्यूस को रिट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन जब इरेक्ट पेनिस है तो प्रेप्यूस रिट्रैक्ट नहीं होता। ये शायद मेरे लिए अभी सबसे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ री इंडिकेशन ऑफ सर्कमसिजन बन रहा है। लोग अपना स्किन नॉर्मली रिट्रैक्ट कर, जब वो केपेबल इरेक्टाइल प्रोसेस में होते हैं तब उनकी स्किन रिट्रैक्ट नहीं होती। तो वो किस में, वो एक तरह की फियर में है, एक तरह की एंग्विश में, एक तरह की कैपेबिलिटी उनकी घटी हुई है मेंटली और फिजिकली। ऐसे कंडीशन में हम जब सर्कमसिजन करते हैं तो हम उनकी उन इनकेपेबिलिटीज को हटाते हैं, उस ऑर्गन को कॉस्मेटिकली उस एक्स्ट्रा स्किन से हटाते हैं जो बहुत ही टाइट था। ये करते वक्त हम उनकी उन प्रॉब्लम्स को हटा देते हैं, पर इससे ये नहीं होता कि उनकी कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। यस, ऑब्वियसली वो एनहांस हो गए तो शायद बढ़ जाएगी। ये उनकी, आपने उनको एनहांस किया, आपने उनको दुरुस्त किया तो वो शायद पास होते होते बिल्कुल गोल्ड मेडल ले आए, वो पॉसिबल है। लेकिन circumcision is not that will improve your capability for longer amount of time. Obviously आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं है, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जो प्रॉब्लम थी अगर वो हमने घटा दी, आप और केपेबल हो गए, तो ये सच है, ये पॉसिबल है डॉक्टर किरण, कि हम लोगों ने इनकी वही प्रॉब्लम को हटा दी जो प्रॉब्लम इनको शायद डिफिकल्टी में डालता था, और वो प्रॉब्लम हटने के बाद ये शायद फिर केपेबल हो गए। तो ये अपने में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज जो उनकी प्रॉब्लम थी उसे हटाने के बाद वो केपेबल हो गए, तो हमारा काम अच्छा हो गया। डॉक्टर किरण, एक बहुत ही कॉमन मिथ है, मैं आपको बताता हूँ। पुरुष जिनकी सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है, क्योंकि ये मिथ की बात हो रही है और ये कितनी इंपॉर्टेंट मिथ मेरे क्लिनिक में सातों दिन होती है। जहां आपने पेनिस की साइज की बात की थी और पेनिस की साइज बढ़ाने की बात की थी, जो हमें हम बहुत बार नकारात्मक और सकारात्मक अप्रोच अपनाते हैं मरीजों के बारे में। जो माइक्रो पेनिस आता है उनको हम फैलोप्लास्टी करते हैं, उनकी पेनाइल एनलार्जमेंट करते हैं। ये जो लोग रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे हैं और उन लोगों को हम और किसी दवाइयों से और इंजेक्शन से और टैबलेट से और चीजों से ठीक नहीं कर पाते, उनके लिए हम पेनाइल प्रोसेसेस की सर्जरी करते हैं। पेनाइल प्रोसेसेस वो सर्जरी होती है जिसमें हम पेनिस के अंदर वो सिलिकॉन रॉड्स डालते हैं और उन रॉड्स के द्वारा वो केपेबल होते हैं, या फिर वो इन्फ्लेटेबल प्रोसेसेस डालते हैं। लोगों का ये मानना होता है कि प्रोसेसेस के द्वारा आपकी साइज बढ़ जाती है, ये गलत है। हम उनको काउंसिल करना चाहते हैं, उनको कन्विंस नहीं करना चाहते कि इससे हम आपको ठीक करने वाले हैं। आपकी जो इनकेपेबिलिटी है ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टरी काइंड, जहां आप केपेबल नहीं है, हम आपको केपेबल परफॉर्मर बनाते हैं ताकि आप कभी भी बूढ़े ना हो, आप हर समय जवानी रहे, आपके अंदर वो प्रोसेसेस आपको केपेबल बनाए। पर उससे हम साइज इंक्रीज नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत बार हम शायद भूल जाते हैं, और मरीज और डॉक्टर के बीच में ये थोड़ी सी गैप रह जाती है कि वो सोचता है कि अरे ये कैसा हो गया। तो ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि पेनाइल प्रोसेसेस पेनाइल इरेक्शन के लिए है, रिजिडिटी के लिए, परफॉर्मेंस एनहांसर है, लेकिन साइज इंक्रीज करने के लिए नहीं। तो अगर देखो तो इस तरह के मिथ्स जो आपने आज टच किए, वो इनफर्टिलिटी से लेकर के और सर्कमसिजन से लेकर के, वैसेक्टोमी से लेकर के, साइज से लेकर के, और उसके बाद फ्रैक्चर के बारे में लेकर के, जिसमें अगर पेनिस रॉन्गली बेंड हुआ एक्यूट, वो फ्रैक्चर हो सकता है, इंजरी हो सकती है, उसमें ब्लीडिंग हो सकता है, और उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल एक्यूट ही करनी चाहिए। सेमेन लीक हो जाना, जिसको इतना हम अपने आप को कमजोर बताते हैं और इनकेपेबल बताते हैं, वो भी शायद सही नहीं होता। तो आई थिंक ये पूरी चीजों को बस्ट करने की जरूरत है। ये जो पूरा आज हमने जो 10 तारीख को 10 बजे की कोशिश की थी पिछले 1 घंटे से, वो ये कोशिश थी कि हम लोगों तक पहुंच पाए, लोगों को जगाएं और लोगों को बताएं कि ये पूरी एस्पेक्ट को हम इंप्रूव करने की कोशिशें करें। और इससे इससे ये लगता है कि जिस तरह के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई थिंक इस सब्जेक्ट को हैंड होल्ड करने के लिए कुछ अलग एस्पेक्ट से आगे बढ़ा जा सकता है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सो सर, बिफोर वाइंडिंग अप, कैन आई टेक अ लास्ट क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पॉप अप हुआ है हमारे चैट बॉक्स में कि इज देयर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट विल इंप्रूव द सेक्सुअल परफॉर्मेंस? सो देखिए, सेक्सुअल परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू अम्पीन थिंग्स। वो सिर्फ हम डिजायर, इरेक्शन, इजैकुलेशन, ऑर्गेज्म एंड पेनिट्रेटिव कैपेबिलिटी, इन चारों चीजों पे रोटेट करते हैं। तो आपकी डिजायर की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए शायद आपसे बात करना, आपके पार्टनरशिप में जाना, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, आप समझ गए, सीधी बात है। वो मेंटल एक्सरसाइज है, वो आपके और आपके पार्टनरशिप के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक्सरसाइज होती है। जहां तक इरेक्शन की कैपेबिलिटी है, इरेक्शन की ब्लड फ्लो के द्वारा इरेक्शन बढ़ती है, और ब्लड फ्लो अगर इनकेपेबल है या ब्लड जल्दी से लीक हो रहा है पेनिस से, जो अपने में एक अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन अगर कम है, नहीं है, अगर आप डायबिटिक हैं जिसमें इरेक्शन बहुत जल्दी घटती जा रही है, तो ये एक्सरसाइज करें कि अपने आप को मेडिकली ठीक करें। आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां, आपकी डायबिटीज की बीमारी, ये सब अपने आप में इरेक्शंस के दुश्मन होते हैं। तो ये एक्सरसाइज करें कि अपने हेल्थ को मेंटेन करें, वो इंपॉर्टेंट है, अपने आप को हेल्दी रखें। तीसरा, आपकी जो कैपेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन है, ये बहुत हद तक आपकी फोर प्ले पे, आपकी पार्टनरशिप की अंडरस्टैंडिंग पे होता है। तो वो एक्सरसाइज हो जिसमें मैंने कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और चौथा वो है ऑर्गेज्म और इजैकुलेशन, जो ऑब्वियसली एक इंटरनल ऑटोनोमिक फिनोमिना है जो अंदर से होता है, और इन सब की कैपेबिलिटी को लास्ट में वो एक पीक या पिनाकल पे लाता है। तो ऐसी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है जिसमें से ये चारों चीज एक साथ इंप्रूव हो सके। चारों अलग अलग चीजें जो कड़ी से जुड़ी हुई हैं, और इन सब चीजों को हम शुरू एक चीज से करते हैं जहां हमें कुछ चीज की डिजायर हुई, और हम उसे इंटेलेक्चुअली आगे ले जाकर के परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। जिसमें हमें इरेक्शन हुआ तो हमारा इरेक्शन
प्लान्ड इरेक्शन है, हमारी इरेक्शन स्टिमुलेटेड इरेक्शन है, हमारी इरेक्शन पार्टनर रिलेटेड है, उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं और फिर हम फाइनली अपने को केपेबल पाते हैं जिसमें वी कंप्लीट इट विद एजैकुलेशन एंड ऑर्गेज्म और सेटिस्फैक्शन। तो इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं होती। फिजिकली आप अगर इनकेपेबल हैं, अगर आप ओबीज हैं, अगर आप इंजोर्ड हैं, अगर आपको नर्व की इश्यूज है, स्पाइन की इश्यूज है, तो वो सब चीजों को सॉल्व करने की जरूरत होती है। सो केपेबल मैन इज ही हु इज केपेबल ऑफ टेकिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द चेन प्रॉपर टू द लॉजिकल कंक्लूजन। तो मेरा इससे ये आपको एक मैसेज देना जरूरी होगा आज के इस प्रोग्राम पे कि पुरुषों को अपने बारे में जानने की जरूरत है। ये मेंस हेल्थ की जो पूरी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोगों को दुरुस्त करना चाहते हैं, उनको मेंटली और फिजिकली। आज तो हम उनको मेंटली दुरुस्त कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप इतने मिथ्स में मत रहिए, ये सब मिथ आपके लिए अच्छे नहीं है। ये मिथ वो है जहाँ इन मिथ्स में आप सबर्ज है, आप डिस्ट्रेस में है, एगनी में है, डेस्परेशन में है, और फिर भी कोई ऑनलाइन या कोई इस तरह से कोई दवाइयां खाते रहते हैं। आपको अपने यूरोएंड्रोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिलने की जरूरत है, जहाँ यहाँ मंडे सुबह 8 बजे से लेकर सैटरडे शाम 8 बजे तक हम इसमें लगे रहते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं, उनको फाइनली क्योर तक ले जाते हैं। ये एस्पेक्ट समझाना जरूरी था कि एनीथिंग बिटवीन 30s to 60s इज एन इंपॉर्टेंट एज ग्रुप इन मेन। जैसे औरतों को हम पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में एग्जामिन करते हैं, उनकी गायनेकोलॉजिस्ट उनको एग्जामिन करती हैं और चेक करती हैं, पुरुषों को भी अगर कंप्लेन हो या ना हो 40s से 60s में उनकी बॉडी में चेंजेस हो रही है। मेंस हेल्थ वो एस्पेक्ट है जिसमें हम एक प्रिवेंटिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम पूरी चीज की प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट और क्योर तो हम आपको लेके ही आएंगे, और वो हम करेंगे जब आप कंप्लेन करके हमारे पास आएंगे। और आप कंप्लेन नहीं भी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके काले बाल धीरे धीरे सफेद हो जाएंगे, आप जितने स्ट्रांग थे आप केक काटते रहे और आप धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। तो सालों साल ये चेंजेस हो रही हैं, इन चेंजेस को जानने के लिए जरूरी है। मेंस हेल्थ में और भी एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें प्रोस्टेट की एस्पेक्ट है। प्रोस्टेट का अपने में बढ़ना 40s 50s में शुरू हो जाता है, और 60 70s 8 में उनका जो सही जो रूपांतर आता है, जिसमें यूरिन बंद हो रहा है, प्रोस्टेट में कैंसर हो रहा है, ये सब चीजों की जब हम गौर करते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि लोगों को जगाएं, लोगों को उनकी मिथ से निकालें, उनको पॉजिटिवली आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और देखें कि कैसे ये आगे आगे करने की जरूरत है। तो हमारे लिए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए था कि हम आपको इन सब चीजों पे जगाएं। तो आज का वेकअप कॉल था कि मेन शुड अंडरगो इवैल्यूएशन, men should undergo evaluation by a specialist urologist, specialist andrologist, men's health specialist। कंप्लेंट्स हो और ना हो, उनकी इवैल्यूएशन, उनकी एग्जामिनेशन बताती है कि फाइमोसिस है कि नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट मेंस हेल्थ में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो मेरे लिए फाइनल 5 टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि पहली तो हाइजीन है। जैसे आप अपने आप को हर दिन ब्रश करते हैं और अपने आप को बिल्कुल मुंह में साफ रखते हैं, नीचे के ऑर्गन्स में भी एक तरह के बैक्टीरिया है, एक तरह की फंगस है। अगर आपने उसकी सफाई नहीं मेंटेन की, हाइजीन नहीं मेंटेन की, तो इन्फेक्शन के कौन कारण है, वो इन्फेक्शन आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा, हाइड्रेशन। आपको अच्छा खासा पानी पीने का जरूरत है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। जो आप कह रहे थे एक्सरसाइज और कैपेबिलिटी इनकेपेबिलिटी, अगर आपने व्रत रखी हुई है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हमें जरा मैनेज करना है। तो ये जो बस्टिंग ऑफ मिथ चल रहा था उसमें हम आपको पॉजिटिवली आगे ले जाना चाहते हैं। आज का पूरा एस्पेक्ट था टू प्रमोट पॉजिटिव मेंस हेल्थ। आपके मिथ्स को बस करने की जरूरत थी। मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें। एक तरफ हमने हाइजीन मेंटेन की, दूसरी तरफ हमने हाइड्रेशन मेंटेन की। हम उसके बाद डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर, जिसमें कुछ डाउट्स हम आज क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। ये करते करते बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव की ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डॉक्टर साहब ने पूछी, उसे अपने दिमाग से निकालिए, बिकॉज बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको इसकी जरूरत है। जिनको जरूरत नहीं वो यूज नहीं करते, वो सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करते हैं। और फाइनली, जितने भी अनटूवर्ड हैपनिंग्स होते हैं आपके जेनिटल ऑर्गन्स में, जिसमें रेडनेस हो रहा है, इचिंग हो रहा है, कोई नया घाव बन रहा है, कोई नया घाव बढ़ता जा रहा है। कल ही मैंने कुछ पेशेंट को देखा जिनके स्किन में बड़े बड़े इन्फेक्शन थे, जिनके यहाँ रेडनेस थी, जिनके यहाँ घाव था। ये सब चीजों को अगर आप छोड़ के अनदेखा करते हैं तो शायद आप अपने मेंस हेल्थ की पूरी कैपेबिलिटी को हटा रहे हैं। आप अपने आप को डेस्परेट, एक फियर और एक एगनी और एक अपने अपने बंधन में रखे हुए। तो अपने यूरोएंड्रोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिलना है। यहाँ लोग आते हैं और हम उनको देखते हैं तो हमें आइडिया मिलता है कि उनकी एगनी कितने दिनों से चल रही थी, किस एंग्विश में वो रह रहे थे, और हमें उनको कैसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। सो लैक ऑफ नॉलेज इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर लैक ऑफ नॉलेज है और वो दूसरे डायरेक्शन में जा रही हो, बिल्कुल जो गड़बड़ नॉलेज है, वो भी अपने में अच्छी बात नहीं है। सो हैविंग अ रॉन्ग नॉलेज और लैक ऑफ नॉलेज इज नॉट अ गुड आइडिया। आज इस टॉपिक के द्वारा जो आपने खोला, आपकी इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको हेल्प करना चाहते हैं, और पॉसिबली बस्टिंग द मिथ से शायद हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट जी आपके डॉक्टर आपकी मेडिकल इंडिकेशन के द्वारा ही करेंगे, और उन इंडिकेशंस की खोज उनको है, वो सब स्पेशलाइज है। आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में, आपके एंड्रोलॉजिस्ट आपके शहरों में इन सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज है। उनको पता है कि उन्हें क्या ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, बशर्ते आप अपनी कंप्लेंट्स को टाइम पे लेके जाए। इसके साथ जो हेल्थ चेकअप होती है मेंस हेल्थ के लिए, जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल की चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अपने खाने पीने की जो कैपेबिलिटी को बैलेंस रखते हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, कोला, अल्कोहल आपके लिए शायद अच्छा नहीं होता है। ये सब चीजों के बारे में कभी और गौर करेंगे। लेकिन आज के दिन हम पुरुष और स्त्री की जो ये
अंडरस्टैंडिंग है फिजिकल और मेंटल, जिसके बारे में इतने सारे मिथ्स हैं, उन मिथ्स को हम एक तरह से बिल्कुल शैटर करना चाहते थे। जितने भी पुरुष और जितने भी स्त्री आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको सलाम है कि आप रविवार की सुबह न्यू ईयर में 10 तारीख को 10 बजे हमारे साथ जुड़े। शायद कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम में वापस आपसे जुड़े, और अगले हफ्ते फिर हम शायद डॉक्टर किरण का इंतजार करेंगे। डॉक्टर किरण, पेज आपका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक यू सर, आपने इतना टाइम अपने बिजी शेड्यूल से निकाला, हम लोग के साथ इतनी सब बातें डिस्कस की और इतने सारे मिथ्स को आपने शैटर किया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सब चीज़ों को आंसर किया, एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया। सो थैंक यू सर फॉर दैट। हम लोग सर आपसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं कि हम एक बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक पे आपसे बहुत ही इस तरीके का सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? कल शाम को बात की थी कि हम एक बार बस्टिंग ऑफ द मिथ्स में जो आपके स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस आते हैं, हम आगे बढ़ के लोगों को हेल्प करना चाहते हैं और उनको इस ट्रीटमेंट के कगार तक ले जाना चाहते हैं जहां वो समझ पाए कि हम क्या आगे कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगले संडे को 10 बजे हम जब मिलेंगे तो हम शायद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की उन एस्पेक्ट से बात करेंगे जिसमें किस तरह के प्रेजेंटेशंस मरीज लेके आते हैं और उनकी फैक्ट्स क्या है। शायद उस पर ट्रीटमेंट पे डिस्कस हो पाएगी उतने टाइमलाइन में, जिस टाइमलाइन में हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपके संडे में का वो 1 घंटा आपसे लेते हैं जिसमें आपको और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं फिजिकली और मेंटली, जहां आप अपने आप को केपेबल बनाते हैं। तो अवश्य हम अगले संडे को फिर मिलते हैं। डॉक्टर किरण, आपके कोई भी क्वेश्चन, आज जितने भी लोगों ने इंटरेक्ट किया है उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। हम ये भी आशा करते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन हों वो आप इस तरह के चैट बॉक्स में जहां भी आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम डाल दें और डॉक्टर किरण इनको शेयर करेंगे, और हम इन सब क्वेश्चन को एक लेवल तक ले जाना चाहते हैं जहां आप अपने आप को केपेबल पाएं, अपने आप को कंफर्टेबल पाएं, और फिर वो मेंटल एग्री में ना अटके रहें और फिर फिजिकली अपने आप को ट्रीटमेंट और क्योर तक ले जाने की कोशिश करें। तो अगले संडे को फिर मिलते हैं जहां हम फिर से मेंस हेल्थ की बात करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंटेशंस की बात करेंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे, और फिर हम कुछ मिथ्स को ब्रेक करते हुए ट्रीटमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक वो एस्पेक्ट है, तो ट्रीट करने के लिए आपकी सहयोग की जरूरत है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप अपने घरों में एगनी, फियर, डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस में रहेंगे। जैसे आगे बढ़ के और ट्रीट कराने की जरूरत है, कहीं भी उस नॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर रहने की जरूरत है। थैंक यू सर। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर ऑडियंस, आपने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, आपकी जो भी समस्याएं थी हम लोग के साथ शेयर की, और हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसे ही हम लोग के साथ बने रहे। अगले एपिसोड में हम संडे को फिर मिलेंगे डॉक्टर संजय पांडे सर के साथ। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, एंड थैंक यू टीम। सी यू सून, टेक केयर ऑल। Well done. So very spontaneous questions. We all take leave today and we'll come back again with more questions which people have. और आपके डॉक्टर किरण, आपके स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस अच्छे थे, जिसमें हम बहुत सी चीजों को टच कर पाए जो शायद हमें टच करने की जरूरत है। कुछ और भी अगर होगा तो हम टच करते जाएंगे और इस तरह से लोगों को इन मिथ्या से बाहर निकाल करके उनको केपेबल बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट संडे। थैंक यू सर। Okay, sir. So I'm ending the meeting now. Okay. Thank you.